आ गया? चल रहा है, गुड। एक बार कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप लाइव ऑनलाइन करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन गुड मॉर्निंग। एक बार बताओ, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? आज का क्लास एंड नेक्स्ट क्लास ऑफ बेसिक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन का रिवीजन प्लस ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल वगैरह, ये समझना, क्योंकि ये पूरे सिलेबस में हर चैप्टर में हम लोगों को काम आएगा। डन? क्लियर है? डन। चलो, हम लोग लास्ट क्लास बेसिक्स में सबसे पहले शुरू किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स को समझा, जिसमें 5 चीजें देखी: बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट, पीएल कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पीरियड का स्टेटमेंट, और नोट्स टू अकाउंट्स, इनमें जो भी बातें बोली गई उनका प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। नोट्स टू अकाउंट्स में बोला था 3 चीजें आती है, याद करना 3 चीजें। सबसे पहला, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा, जो भी आपने बैलेंस शीट पीएल वगैरह में फिगर दिखाए हैं उनका ब्रेकअप वगैरह प्रॉपरली देना। और तीसरा, उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर। ये करने के बाद हमने बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमेशा बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आप स्टेक होल्डर को बना के दो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। तो हाउ डू आई अंडरस्टैंड, या मैं ये कैसे पता करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर कैसे होंगे? हमने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होगा अगर, नंबर 1, आपने उसको जिस प्रिंसिपल पे बनाया है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पे आपने उठाए हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी किए गए हैं। लॉ में जो भी बातें बोली गई है आपने लॉ की बातों को कंप्लाई किया है, जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह शेड्यूल 3 का आपने फॉलो किया हो, एक्सेट्रा। एंड नंबर 3, उसमें कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो। हमने 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी: रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। अगर एग्जाम में आए तो अपने को हर के अंदर 2-2 लाइन लिखना है। रेलेवेंस मतलब ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिलायबल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी free from misstatements, errors and bias. Number 3, understandability मतलब financial statement should be understandable by people having normal knowledge या basic knowledge of accounts and commerce, वो भी पढ़ के समझ सके। Comparability मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बने होने चाहिए, ताकि आप उनको इजीली कंपेयर कर सके अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस से, सो दैट प्रॉपर डिसीजन मेकिंग किया जा सके। तो रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी पर हमने बात की। इसके बाद हम आ गए सीधा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर हमने पहला एलिमेंट डिस्कस करना चालू किया, जिसको हमने बोला एसेट। मैंने बोला एसेट वो रिसोर्सेज है विच आर कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड फ्रॉम विच एंटिटी एक्सपेक्ट्स कि उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा। एक एसेट रिसोर्स होना चाहिए। रिसोर्स में भी आइदर अ मटेरियल, अ वस्तु, जैसे से फॉर एग्जांपल एसी, फर्नीचर, टीवी, ये सब क्या हो गए? रिसोर्स में हो गए, ये मटेरियल हो गए, ये टेंजिबल आइटम्स हो गए जिनको आप देख पा रहे हैं। या फिर कोई राइट होना चाहिए। राइट मतलब आपके पास उससे बेनिफिट लेने का कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव है। आपको आपको उस पर्टिकुलर राइट से आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिल सकता है। जैसे इनटेंजिबल एसेट, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ राइट। दूसरा, उस राइट पर, उस वस्तु पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब होता है आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सके और आप दूसरों को यूज करने से रेस्ट्रिक्ट कर सके, ये दोनों आपके पास राइट होना चाहिए। तीसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने की संभावना। अगर ये एसेट आपके पास रहेगा तो इससे बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा। मैंने आपको एसेट का डेफिनेशन लिखवा दिया था और यहां तक लिखने के बाद हमने क्लास बंद की थी। डन? मेरे साथ आगे कंटिन्यू करें। कंट्रोल में लिखे, कंट्रोल में लिखे, नंबर 1, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव बेनिफिट्स। नहीं आ रहा है? राइट टू रिसीव बेनिफिट्स। आ जाओ, मसक्कली आओ। कहां रह गई है?
आ गया, राइट टू रिसीव बेनिफिट्स ब्रैकेट में रिवॉर्ड्स ऑफ द एसेट. नंबर बी, restrict others from getting those benefits. Restrict other from getting those benefits. जो एसेट के रिस्क और रिवॉर्ड है उस पर आपका हक है और आप दूसरों को रोक सकते हैं उस रिस्क और रिवॉर्ड को एंजॉय करने से. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे आ सकते हैं? नंबर ए, रियलाइजेशन इन कैश, आप उस एसेट को बेचकर कैश में रियलाइज कर सकते हो. नंबर बी, यूज कर सकते हो इन बिजनेस, उस एसेट को बिजनेस में यूज करके बिजनेस में बेनिफिट जनरेट करोगे. नंबर सी, रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड. पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, आप उस एसेट को यूज करके लायबिलिटीज वगैरह चुका सकते हो. एक्विजिशन ऑफ अदर एसेट, उससे दूसरे एसेट एक्वायर कर सकते हो. कई तरीके से बेनिफिट आ सकता है रे, कई तरीके से. कुछ एसेट ऐसे हो सकते हैं जिनका बेनिफिट आपको कैश में रियलाइज करके आएगा. एग्जाम्पल दो कोई ऐसे एसेट का जिसका बेनिफिट कैश रियलाइजेशन से होगा. मशीन का बेनिफिट कैश रियलाइजेशन से होगा. इन्वेस्टमेंट्स बोल सकते हो. डेटर्स बोलो ना, डेटर्स. सर डेटर्स ऐसे एसेट है जिनका बेनिफिट हम कैसे उठाएंगे? उनसे टाइम टू टाइम हमको कैश रियलाइज होगा. कुछ एसेट ऐसे हैं जिनका बेनिफिट यूज करके आएगा बिजनेस में. एग्जाम्पल, मशीन्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट. कुछ एसेट ऐसे हैं जिनका बेनिफिट आएगा, उनसे रिटर्न्स कमाएंगे इंटरेस्ट डिविडेंड के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट्स हो गया. कुछ एसेट ऐसे हैं जिनको यूज करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस हो गया, लायबिलिटीज वगैरह पेमेंट करने में यूज कर सकते हैं. तो कई तरीके से एक एसेट से बेनिफिट आ सकते हैं. हम लोगों को कोई भी तरीके से आए चलेगा, बस बेनिफिट आना चाहिए. अगर मेरे को लगता है किसी वस्तु से मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आ सकता है तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट है. तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, एक था कंट्रोल, एक था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. कंट्रोल मतलब इस एसेट के रिस्क और रिवॉर्ड पर आपका हक है, कोई दूसरे का हक नहीं है. एंड दूसरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किसी भी तरीके से आ सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लास्ट क्लास एक बात किए थे, अगर कोई एक वस्तु या रिसोर्स ऐसा है जिससे आपको बेनिफिट तो मिल रहा है बट जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे पब्लिक यूटिलिटीज, कोई रोड्स वगैरह है, रोड्स वगैरह आप यूज करते हो, उससे आपको बेनिफिट मिलता है, बट आप इसको एसेट बोल के नहीं दिखा सकते क्योंकि इस पर आपका कंट्रोल नहीं है. या फिर कभी कभी आपका एसेट पर कंट्रोल तो होता है बट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर भी उसको हम एसेट बोल के नहीं दिखा सकते. मान लो कोई मेरा डेटर है, मैंने उसको माल बेच रखा है, तो एक तरीके से तो मेरा राइट है कि मैं उससे मनी रिसीव कर सकता हूं, बट मेरे को लगता है ये आदमी पैसा चुकाएगा नहीं, यानी है मेरा एसेट बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इससे पैसा आने वाला नहीं है. तो आप क्या करते हो ऐसे डेटर का? बैड डेट बोल के राइट ऑफ कर देते हो, आप इस डेटर को एसेट बोल के दिखाते नहीं हो. तो हम लोगों को ये दो चीज अगर मिल जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कोई भी रिसोर्स हमारा एसेट है. एसेट है तो हम लोग बुक्स में एसेट बोल के उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. डन है. इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स ये अच्छा है, सीखने लायक है, आगे काम आएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, मैं एसेट को ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं. एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. नंबर 2 हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बोल सकता हूं लिक्विडिटी. एक हो गया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से अगर बात करूं तो वी कैन क्लासिफाई एसेट्स लाइक फिक्स्ड एसेट. ये वो एसेट है जिनका बेनिफिट बोलिए कैसे आएगा? बोलिए फिक्स्ड एसेट का बेनिफिट कैसे आता है? यूज करके. दूसरा इन्वेस्टमेंट्स, इनका बेनिफिट कैसे आएगा?
रिटर्न्स कमा के। स्टॉक, इनका बेनिफिट कैसे आएगा? सेल करके। डेटर्स बिल रिसीवेबल, इनका बेनिफिट कैसे आएगा? रियलाइजेशन इन कैश। कैश बैंक बैलेंसेस, या तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी या एक्विजिशन ऑफ अदर एसेट्स, कोई लायबिलिटी को चुकाना या कोई नया एसेट खरीदने से, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज और एक्विजिशन ऑफ अदर एसेट्स। जब आप नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से एसेट को क्लासिफाई करते हो, ये आपके क्लासिफिकेशन आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे सकते हैं। अगर तुमको प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप याद हो, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे ना, हम इसी तरीके से क्लासिफिकेशन करते थे। फिक्स्ड एसेट दिखाते थे, इन्वेस्टमेंट्स दिखाते थे, स्टॉक, डेटर्स वगैरह दिखाते थे। ये क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम दोज एसेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रियलाइजेशन, कितना स्पीडी रियलाइजेशन होगा, इसके हिसाब से हम एसेट को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो गया करेंट एसेट्स और दूसरा हो गया नॉन करेंट एसेट्स। इसको डीपली बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, आएगा। बेसिक डिस्कशन करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऐसा एसेट जिसका रियलाइजेशन नियर फ्यूचर में हो जाएगा, नियर फ्यूचर हम लोग बोलते हैं 12 महीने के अंदर हो जाएगा, तो उन एसेट्स को हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। और ऐसा एसेट जिसका रियलाइजेशन, जिसका बेनिफिट 12 महीने के बाद आएगा, बियॉन्ड आएगा, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट। जैसे डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये हमारे बिजनेस में डे टू डे महीना 2 महीना में पेमेंट घूमते रहता है, इनको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। स्टॉक वगैरह जो होते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम लोग महीने 2 महीने में बेचते चले जाएंगे, करंट एसेट। कैश एंड बैंक, करंट एसेट। वहीं अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एसेट की, तो ये नॉन करंट एसेट, क्योंकि ये बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, जिसको यूज करके हम धीरे धीरे बेनिफिट जनरेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। अगर तू इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है कि भैया मैं इसको 12 महीने के अंदर बेच के रियलाइज कर लूंगा, तो वो करंट हो जाएगा। अगर तू इन्वेस्टमेंट करता है भैया ये पैसा लगाया, अब 10 साल बाद उठाएंगे, इस पैसे को बीच में नहीं उठाएंगे, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, नॉन करंट एसेट हो जाएगा। तो हम लोग प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे ना, पता है क्लासिफिकेशन किस वाइज करते थे एसेट्स का? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। बट जब तुम कंपनी का बैलेंस शीट बनाओगे ना, कंपनी बोलता है नहीं, सिर्फ नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से नहीं चलेगा, ये भी बताओ कि एसेट का बेनिफिट कब आने वाला है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में जब जाओगे, तुम डुअल क्लासिफिकेशन देखोगे। पहले तुम देखोगे नॉन करंट, करंट का क्लासिफिकेशन, फिर उसके अंदर नेचर ऑफ एसेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन। तुम जब जाओगे, तुम देखोगे नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की एक हेडिंग रहेगी, इनटैंजिबल एसेट की एक हेडिंग रहेगी, इन्वेस्टमेंट्स की एक हेडिंग रहेगी, लोन्स एडवांसेस की एक हेडिंग रहेगी, अलग अलग हेडिंग्स रहेंगे। करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट की एक हेडिंग रहेगी, ट्रेड रिसीवेबल की हेडिंग रहेगी, इन्वेंट्री की हेडिंग रहेगी, कैश की हेडिंग रहेगी। तो दो वाइज क्लासिफिकेशन हो गया। पहले बोला तुम लिक्विडिटी वाइज बताओ कौन सा एसेट का पैसा कितने दिन में आने वाला है, फिर उसके बाद बोला इसके अंदर बताओ अब एसेट का नेचर क्या है, किस एसेट का। तो जब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे, हमारा क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे होगा, करंट नॉन करंट। वहीं जब हम लोग प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप पढ़ते थे, हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो सर कंपनी में करंट नॉन करंट क्यों आया? उधर हम लोग नेचर वाइज सीधा क्लासिफाई करके क्यों नहीं लिख सकते? स्टेक होल्डर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने के लिए। लोग कंपनी में जो स्टेक होल्डर्स है, उनका नंबर्स काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बहुत एक लिमिटेड छोटा बिजनेस होता है, जहां पे 10 12 15 स्टेक होल्डर्स, 20 स्टेक होल्डर्स है। जबकि कंपनी ऐसा है जहां पे करोड़ों लोग भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं कंपनी के। तो उनकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली देना, ये करोड़ों लोगों के डिसीजन मेकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए थोड़ा डिटेल्ड वर्जन मांगा गया शेड्यूल 3 में एज कंपेयर टू जैसा आप बचपन में बनाते थे बैलेंस शीट। मैं जब शेड्यूल 3 पढ़ाऊंगा आपको, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा, वहां पे दिखाऊंगा करंट नॉन करंट क्या होता है, कैसे क्लासिफाई करते हैं, किस तरीके से बैलेंस शीट को प्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग वहां अलग से सीखेंगे। अभी बस एक बेसिक आइडिया लेके रखा कि एसेट को जब आप बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हो, तो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो कई तरीके से। एक हो गया नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी। रियलाइजेशन कब होगा उसके बेसिस पे, टाइमिंग ऑफ रियलाइजेशन बोल सकते हो। अगर किसी का रियलाइजेशन नियर फ्यूचर में होने वाला है, तो उसको करंट एसेट के अंदर सेग्रीगेट करके दिखाएंगे। कोई एसेट ऐसा है जिसका रियलाइजेशन लॉन्ग टर्म में होने वाला है, उसको नॉन करंट एसेट के अंदर सेग्रीगेट करके दिखाएंगे।
तो पढ़ने वाले को एक पूरा आइडिया लगेगा कौन से कैसे कैसे टाइप के एसेट है वो भी चलेगा पता, और इनका पैसा कैसे एंटिटी एक्सपेक्ट कर रहा है रियलाइजेशन वो भी आपको पता चलेगा, तो आप प्रॉपर डिसीजंस ले पाओगे। पहले बोलो एसेट का क्लासिफिकेशन ऐसे किया जा सकता है, बात क्लियर है। बचपन में कैसे करते थे, नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब आगे जाकर कैसे करेंगे, करेंट और नॉन करेंट, टाइमिंग ऑफ रियलाइजेशन के बेसिस पे। डन है बात। एसेट का अकाउंटिंग, एसेट का अकाउंटिंग रूल बचपन याद करना, थोड़ा हेल्प करना। अगर किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट से बिजनेस में एसेट आता है, एसेट इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन एसेट होता है, तो बोलिए हम लोग एसेट अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये सब बचपन में भी सिखाया था। अगर कोई ट्रांजैक्शन से कोई एसेट इंक्रीज करता है, इंक्रीज, हम लोग उस एसेट को डेबिट करते हैं, एसेट का नेचर होता है डेबिट नेचर। और अगर कोई ट्रांजैक्शन से एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग उस एसेट अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इंटर लेवल पे मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन तुम्हारे सामने रखूं तो तुम्हारा दिमाग कम से कम उसका इफेक्ट सोच सके फटाफट। जैसे ही तुम इफेक्ट सोच लोगे ना, डेबिट क्रेडिट विल नॉट बी अ लॉन्ग थिंग फॉर अस। अगर हम ये समझ पाएंगे कि इस ट्रांजैक्शन से इन दो चीज पर ये इफेक्ट हुआ है, तो फिर डेबिट क्रेडिट करना, जर्नल एंट्री फ्रेम करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगी। 11-12 में जर्नल एंट्री लर्न करते थे, फाउंडेशन आए तो तुमको थोड़ा जर्नल एंट्री सोचना सिखाया, कैसे बनता है, कैसे सोचते हैं। इंटर लेवल पे अब सिखाऊंगा कुछ नहीं, एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम जर्नल एंट्री खुद बोलोगे कि सर देखो ऐसा जर्नल एंट्री होना चाहिए। नाम ऊपर नीचे वो सब अपने देख लेंगे, बट डेबिट क्रेडिट कम से कम सही डायरेक्शन में होना चाहिए। सर इससे एक एसेट इंक्रीज होगा, एक लायबिलिटी इंक्रीज होगा, आप ऐसे कर लो, उसका नाम क्या होगा, क्या करना है, वो सब हम लोग देख लेंगे, बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरीके से ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। पहले बोल एसेट की अकाउंटिंग क्या बचपन में हम ऐसे ही करते थे। आजा कुछ एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सी तुमको अकाउंटिंग कितना अच्छे से आता है एसेट का। मैं 3-4 एग्जांपल लूंगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एसेट की अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम। सबसे पहले आजा हम लोग बैंक, कैश और बैंक की बात करते हैं। कैश और बैंक, ये तुमको पता है बिजनेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तुमको मैक्सिमम टाइम से कैश और बैंक पर उसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो ये ऐसा चीज है जिस पर इफेक्ट आपको रेगुलरली दिखाई देगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं तुमको एक बैंक अकाउंट के डिटेल्स दे रहा हूं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 एक बिजनेस एंटिटी का अप्रैल महीने का बैंक अकाउंट का डिटेल्स दे रहा हूं। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस था 50,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कोई बताओ ना, पहले से पैसा पड़ा हुआ है। सर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना हर पीरियड वाइज क्लोज होता है, वापस नए सिरे से ओपन होता है। तो सर लास्ट ईयर जब हमने बंद किया था, ईयर अकाउंट्स क्लोज किया था, उस समय 50,000 का बैंक में बैलेंस था, जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, फिर मैं लिखा परचेज ऑफ स्टॉक, ये सब बैंक से हो रहा है 10,000। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ 2,000। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया 12,000। पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स, पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स, एक क्रेडिटर था उसका पेमेंट चुकाया 3,000। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया रे बिजनेस के लिए 15,000। फिर इसके बाद क्या हुआ, रिकवर्ड बैड डेट फ्रॉम मिस्टर ए 1,000। ये ए को हमने बैड डेट बोल के राइट ऑफ किया था लास्ट ईयर, उसका रिकवरी हुआ है इस साल। पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर 4,000। प्रिपेयर बैंक अकाउंट and calculate closing balance in bank।
ऑन 30th अप्रैल। चाचा बैंक अकाउंट बनाना है। पहले बताओ क्या बैंक हमारे लिए एसेट है? तुमको बैंक का अकाउंट बनाना है। रूल क्या है एसेट की अकाउंटिंग का? जब कोई ट्रांजैक्शन से एसेट इंक्रीज करेगा आप उसको डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे। सुनना, बैंक बैलेंस इंक्रीज कब होगा? जब पैसा आएगा। अरे जब क्रेडिट करेंगे, जब पैसा आएगा रिसीट, तब हम लोग अपना बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और जब हम पेमेंट्स करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक बैलेंस कम होगा, एसेट कम होगा, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए बैंक अकाउंट फटाफट बनाने का। वेरी गुड क्रिश। इंटर में बिना जर्नल सोचे लेजर बनना चाहिए। अगर किसी बच्चे को जर्नल सोचना पड़ रहा है लेजर में एंट्री करने के लिए तो बेसिक्स थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा अपने को फास्ट होना होगा। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड अनुष्का। $33,000 इज योर क्लोजिंग बैलेंस। देख, मैंने लेजर बनाते समय डेबिट क्रेडिट के पास क्या लिखा है? इंक्रीज एरो और डिक्रीज एरो। बैंक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट कर देना, गिरेगा तो क्रेडिट। कोई भी रीजन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे फर्नीचर खरीदा हो, गुड्स खरीदा हो, क्रेडिटर को पेमेंट किया हो, कोई भी कारण से पेमेंट हुआ है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, हम उसको क्रेडिट करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या रीजन है। तो अगर मैं बैंक अकाउंट बनाऊं, बताओ ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी, सही से लिख, ओपनिंग काट उसको, टू बैलेंस बीडी। नेक्स्ट बोलो कितना अमाउंट? 50,000। पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, स्टॉक परचेज किया हमने, बाई परचेजेस 10,000। जब हम लोग स्टॉक परचेज करते हैं तो हम लोग स्टॉक अकाउंट नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, टू इंटरेस्ट 2,000। कस्टमर से कलेक्शन हुआ, टू डेटर्स या टू कस्टमर्स दोनों चलेगा, 12,000। सप्लायर को पेमेंट किया, बाई क्रेडिटर या सप्लायर, 3,000। फर्नीचर का पेमेंट किया, बाई फर्नीचर, 15,000। बैड डेट रिकवर हुआ, रिकवर हुआ मतलब पैसा आया,
पैसा आया तो डेबिट करता हूं, टू बैड डेट रिकवर्ड, बोल कितना रुपया, 1,000 रुपया। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी पे किया, पेमेंट किया है, तो बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप बाई सैलरी भी लिख सकते हो, बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हो, कितना, 4,000। अब मेरा पूरा महीने का ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो लेट मी ब्रिंग डाउन द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ। अगर आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 65,000, माइनस करोगे ये सारा तो आप बोल रहे हो बैलेंस आ रहा है 33,000। ये इतना स्मूथ हो जाना चाहिए कि अगर मैं आपको बोलूं कोई क्वेश्चन में मुझे बैंक अकाउंट की जरूरत है, मुझे बैलेंस निकाल के दो, तो तुमको खुद से करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कुछ मिसिंग फिगर्स रहते हैं, आपको बैलेंसेस वगैरह कैलकुलेट करने होते हैं, तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप ये फटाफट अकाउंट बना के मेरे को बैलेंस निकाल के दो, देखो सर बैंक कितना होगा। तो इतना हमारे लिए ये स्मूथ होना चाहिए कि लेजर हम फटाफट प्रिपेयर कर सके। डन है। एग्जाम्पल 2 लिखो। एग्जाम्पल 2, डेटर्स के ऊपर चलते हैं। क्या डेटर्स भी हमारे एसेट है? दे आर पीपल जिससे हमको पैसा पाना है, गुड्स वगैरह सेल किया है, पैसा पाना है। 1 अप्रैल 2025 को हमारे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 30,000। बोलो ये 30,000 क्या डिनोट करता है? पहले का बैलेंस है, यानी माल बेचा हुआ है पुराने सालों में, अभी तक पैसा आया नहीं, शायद करेंट ईयर में आ जाए। माल बेचा हुआ है, अभी तक पैसा नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट सेल्स फॉर द पीरियड, हमने और माल बेचा 1,00,000। कैश कलेक्टेड 70,000। डिस्काउंट अलाउड 2,000। बिल रिसीवेबल ड्रॉन, बिल रिसीवेबल समझते हो, 5,000। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 1,000। बिल रिसीवेबल कलेक्टेड 3,000। बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 500। आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। डेटर अकाउंट बनाइए एंड कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से करना, हड़बड़ाना मत, सिली मिस्टेक में गलती हो सकती है। क्या है आंसर दीदी?
डेटर एसेट है, किसी ट्रांजैक्शन से अगर आपका डेटर बढ़े डेबिट करना, डेटर कम हो क्रेडिट करना। डेटर बढ़ता कब है बोलो तो, जब आप गुड्स बेचते हो, उसका कोई चेक बिल डिजॉनर वगैरह हो जाता है, पैसा नहीं आता है। डेटर गिरता कैसे है बोलो तो, कलेक्शन वगैरह हो जाए, आप उसको डिस्काउंट वगैरह दो तो डेटर का बैलेंस कम होता है। टू बैलेंस बीडी 30,000। टू सेल्स कितना, 1 लाख। बाई कैश 70,000। बाई डिस्काउंट 2,000। बिल ड्रॉ किया हमने डेटर पे, डेटर पर क्या इफेक्ट होगा, हमने बिल ड्रॉ किया तो बिल वाला एसेट हमारी बुक्स में आएगा और डेटर वाला एसेट कम करना पड़ेगा। बाई बिल रिसीवेबल 5,000। बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर तो वापस डेटर बढ़ गया, उसने पैसा नहीं दिया सर टाइम से, तो अभी भी मेरे को ये रुपया उससे लेना बाकी है। बिल कलेक्ट हुआ, बिल कलेक्ट हुआ तो हम लोग बोलेंगे बैंक में पैसा आया होगा और बिल वाला एसेट खत्म हुआ होगा, डेटर में कोई इफेक्ट नहीं है, जानबूझ के दिया था ताकि गलती करो। और बैड डेट आ जाएगा इधर, बैड डेट होने से डेटर कम हो जाएगा। तो चलिए ये टोटल हो गया 131, 131 लेस कीजिए और आएगा बाई बैलेंस सीडी 53,500। डन। एग्जाम्पल 3, थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लो एसेट्स पर, तो क्या होगा, चैप्टर्स बड़ा इजी लगेगा तुमको, तुम खुद बता पाओगे भैया ये एडजस्टमेंट है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, वो बेसिक एक दिमाग में रहेगा ना, फटाफट तुम बता पाओगे। आगे चलता हूं, एग्जाम्पल 3। अब मैं लेता हूं एक मशीनरी, बोलिए मशीनरी एसेट है क्या, कौन सा एसेट, फिक्स्ड एसेट। 1 अप्रैल 2025 का मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। इसका मतलब क्या है बोलो, मशीनरी का वैल्यू है 5 लाख आज के दिन के शुरू में, मतलब लास्ट ईयर का डेप्रीसिएशन वगैरह चार्ज करने के बाद आज 5 लाख का मशीन मेरे पास एग्जिस्ट करता है। ड्यूरिंग द ईयर मैंने मशीन परचेज किया, परचेज ऑफ मशीन 3 लाख रुपए का। ऑन 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025। नेक्स्ट, मशीन ऑफ बुक वैल्यू ₹80,000 on 1/4/25 was sold on 1/10/25 for ₹75,000। कुछ बचपन याद आ रहा है, डेप्रीसिएशन चैप्टर। डेप्रीसिएशन 10% पर एनम WDV बेसिस, डेप्रीसिएशन 10% पर एनम WDV बेसिस। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, आप एक मशीन अकाउंट बनाइए, प्रिपेयर मशीन अकाउंट। जो बचपन का आपको याद है आप उसके हिसाब से बनाइए, नहीं भी याद है तो मैं सिखाऊंगा। ये सब हम लोग वापस सीखेंगे सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। आप सिर्फ लेजर सोचना सीखें।
655,500। बचपन में ये सब चैप्टर बोल के पढ़ते थे। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बचपन में आपने पढ़ रखा है। यही सब चीज वापस आएगी जब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और बड़े चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक बार रिवीजन करा रहा हूं बचपन में क्या पढ़ा हुआ है, ताकि कोई भी चैप्टर में कोई भी जगह पे आए तो अचानक से तुमको ये नहीं लगे कैसे होता है, तो वो बेसिक आइडिया होना चाहिए। शुरू करूं। टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल, बोल कितना, 5 लाख। ये लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है मशीन। टू बैंक अकाउंट, मैंने नया मशीन परचेज किया, एसेट बढ़ जाएगा 3 लाख। डन। ये 1 अप्रैल, ये 1 जुलाई। इसके बाद 1 अक्टूबर को मैंने एक एसेट बेचा। बेचोगे तो मशीन बोलो कम हो जाएगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, कम हो जाएगा। क्या मैंने डे 1 पे बेचा या 6 महीने यूज करके बेचा? यूज करके बेचा। अगर 6 महीने एसेट को यूज किया तो पहले तुमको 6 महीने का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाई डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको क्रेडिट कर देंगे मशीनरी अकाउंट में। 80,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 4,000। 80 में से 4 गया, बोल कितना बचा, 76। अब इसको बेचा कितना, बाई बैंक 75,000। सुनना, 76,000 का एसेट 75 में बेचा तो 1,000 का लॉस। ये लॉस पता है कहां जाता है, पीएल में जाता है। बाई पीएल 1,000। आप बाई लॉस ऑन मशीनरी भी लिख सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाई पीएल भी लिख सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 80,000 का मशीन पूरा का पूरा बाहर निकल गया। 4,000 डेप्री बोल के रिकॉर्ड कर लिया, 75 बैंक में आ गया और 1,000 का लॉस मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखो पूरा 80,000 का मशीन का हिसाब खत्म हो गया क्योंकि मैंने उसको बेच दिया। अब जो बची हुई मशीन है ईयर एंड पे, उसका डेप्रीसिएशन अच्छे से बताना। बची हुई मशीन कितनी कितनी, 4,20,000 साल के शुरू से जो है वो बाकी है, उस पर 10%। और जो इस साल खरीदा 3 लाख, उस पर 10%, 9/12। करेक्ट। तो 42,000 एक हो गया और एक हो गया 22,500, तो 64,500। अब आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 6 लाख, कितना बोल रहा था, 55,500। एक बार चेक करो बात क्लियर है क्या। डन, अपने कर पाएंगे ये सब छोटा मोटा काम। एक तो लेजर बना रहे हैं, अगर कोई मेरे को बोले बिना लेजर बनाए खाली कैलकुलेटर पे फटाफट निकाल के दो तो भी अपने कर सकते हैं। देख, अगर मेरे को बोलता क्लोजिंग बैलेंस फटाफट निकाल के दो, मैं क्या करता, सुन, 5 था, 3 खरीदा, 8, उसमें 80 बेच दिया, 7,20। अब 7,20 का डेप्रीसिएशन निकाल के माइनस कर दे, तेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बता 7,20 का डेप्रीसिएशन कितना, 64,500। वो 64,500 तो 7,20 का ही डेप्रीसिएशन है ना। 7,20 माइनस 64,500 दे, कितना बच रहा है, 655,500। क्योंकि ये 80 तो पूरा ही गायब हो गया ना यहां से, तो अब तो पूरा काम 7,20 का बचा, तो 7,20 के ऊपर सोचो। वही मेरे को बोलता क्लोजिंग बैलेंस निकाल के दो फटाफट अविनाश, तो मैं ऐसे कैलकुलेट करता, 5 था, 3 खरीदा, 8 में 80 बेच दिया, 7,20, फिर 7,20 का डेप्री माइनस किया, मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लियर है। ये थोड़ा फास्ट इसलिए भी करना अच्छा है क्योंकि आपको ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसा हमने डिस्कस किया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वही बच्चा थोड़ा स्टैंड आउट करता है जो बच्चा इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा फास्टर अपने माइंड में कर सकता है। 2 लाइन पढ़ा, 2 लाइन का कैलकुलेशन माइंड में रेडी है, फिर नेक्स्ट 2 लाइन पढ़ा, 2 लाइन का रेडी है, तो जो जो क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा वो फटाफट बता पाएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आई ऑलवेज से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कैलकुलेशंस करने की कोशिश करो। डन है बात। ये मेरा तीसरा एसेट हुआ। एक लास्ट एसेट आपका फेवरेट, बोलो कौन सा, बोलो कौन सा, स्टॉक। ये एसेट के बिना तो धंधा ही नहीं है, धंधा का तो मेन चीज यही है, इसी को तो बेच के हम लोग सारा काम करेंगे। स्टॉक मजेदार है, हाँ, थोड़ा सा तुम कंफ्यूज्ड भी हो सकते हो। लेट्स सी तुम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो। ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरू में स्टॉक
40,000। ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एट कॉस्ट मतलब हम लोग कुछ बोलते नहीं है तो स्टॉक हम मानते हैं किस वैल्यू पर है, कॉस्ट पर ही है। ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया 10 लाख रुपए का माल, यह भी पता है कौन से वैल्यू पर, कॉस्ट। परचेज रिटर्न्स, इस साल हमने कुछ माल वापस रिटर्न भी कर दिया। क्यों रिटर्न करते हैं रे गुड्स? सर डिफेक्टिव वगैरह होगा, खराब होगा, एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, हमने बोला ये ले जाइए, ये माल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख, ये ना कौन से प्राइस पे है पता है, सेलिंग प्राइस। सेल्स रिटर्न 25,000, ये भी पता है कौन से प्राइस पे है, सेलिंग प्राइस। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट है, ये बचपन 25% ऑन कॉस्ट, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1/4 ऑन कॉस्ट। क्या सिखाया था, 1/5 ऑन सेल्स। किसको किसको ये नहीं आता है, बिना कोई शर्म के हाथ उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आता है, वेरी गुड। नहीं आता है, वेरी गुड। ये 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन सेल्स कैसे हुआ? कोई बच्चा बचपन याद करके बताओ, बताओ पाजी। हाँ अभी हमको अच्छे से बताओ कैसे अपने बोलते थे बचपन में, 1/4 ऑन कॉस्ट को कैसे पढ़ते थे, याद करो। 1/4 ऑन कॉस्ट को हम लोग पढ़ते थे 4 रुपए की कॉस्ट पर 1 रुपए का प्रॉफिट, ऐसे पढ़ते थे हम लोग बचपन में। अगर 4 रुपए की कॉस्ट पर 1 रुपए का प्रॉफिट है तो बोल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपया। तो अगर मैं तेरे को बोलूं प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट कितना है 1, सेल्स कितना है 5, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स 1/5। और ये हर बार ट्रू है, कुछ भी ले आओ ये ट्रू है। जैसे मैं बोलूं 2/3 ऑन कॉस्ट मेरा प्रॉफिट है, 2/3 ऑन कॉस्ट, तो इसको अच्छे से पढ़ो। 3 रुपए की कॉस्ट के ऊपर 2 रुपए का प्रॉफिट, तो बताओ सेल प्राइस क्या हो जाएगा 5, तो बता प्रॉफिट ऑन सेल 2/5। हाँ या ना? ये हम लोग बचपन में इतना इतना अच्छा कर लिए थे कि फटाफट फटाफट हम कैलकुलेशंस कर पाते थे। नेक्स्ट एग्जांपल, 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये कितना होगा ऑन सेल, 40/140। बच्चा बोला हमको काटना वाटना नहीं, हमको इतना याद नहीं रहता, 40/100 को 2/5 करे। बच्चा एकदम सिंपल सिंपल बोला, 40% ऑन कॉस्ट का मतलब 100 रुपए के कॉस्ट पर 40 रुपए का प्रॉफिट, तो सेल कितना होगा 140, तो प्रॉफिट ऑन सेल 40/140, 40/140 ऑन सेल। ये सब याद करो, ये सब आगे बहुत काम आएगा, हर चैप्टर में तुमको दिखाई देगा। और उस समय मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा तुम बताओ क्या करना है हमको। इधर बताओ, मान लो मैं बोलता हूं प्रॉफिट इज 30% ऑन सेल्स, 30% ऑन सेल्स। मैं चाहता हूं तुम इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करो, तो थोड़ा बोलना सीखो। 30% ऑन सेल का मतलब 100 रुपए की सेलिंग प्राइस पर, 100 रुपए की सेल पर 30 रुपए का प्रॉफिट। अगर सेल 100 है, प्रॉफिट 30 है, तो बोलो कॉस्ट कितना होगा 70, हाँ या ना? तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्या होगा 30/70, एज फास्ट एज दिस। तो हम लोग को खाली वो फिगर देखना है, दिमाग अपने आप कैलकुलेट करके बता देगा, देख भाई 2/5 होगा, 2/7 होगा, 2/9, जो भी देगा हम लोग आराम से ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सर ये आपको कॉस्ट सेल में कन्वर्ट करने का दरकार क्यों पड़ता है? जब तुम ये एग्जाम्पल करोगे तुमको समझ में आएगा, जब तुम ये एग्जाम्पल करोगे तुमको समझ में आएगा। मेरे को ना तुम क्या करोगे पता है, कैलकुलेट करके दोगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय प्रिपेयरिंग स्टॉक अकाउंट, बाय प्रिपेयरिंग स्टॉक अकाउंट। कभी बचपन में स्टॉक अकाउंट बनाया तुमने? कब बनाया बताओ?
बच्चा बोल रहा है सर स्टॉक अकाउंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या मतलब होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट तो भर भर के बनाए हैं हमने, फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में, सिंगल एंट्री के चैप्टर में भर भर के ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, बनाएंगे और निकल जाएगा। तो स्टॉक अकाउंट बोल के कुछ नहीं होता है। हम लोग स्टॉक को जब खरीदते हैं तो नाम देते हैं परचेज अकाउंट, जब बेचते हैं तो नाम देते हैं सेल अकाउंट, और ईयर एंड पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बाई प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। बोलिए दीदी। हाँ लेंगे, अभी नहीं दिया है। एक ही सेम है दीदी, डायरेक्ट एक्सपेंस आर अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred to purchase the stock are a part of cost of stock, so they will be included in stock account. मान लो मैं बोलता हूं 10,000 का माल खरीदा, 2,000 रुपए का भाड़ा लगा, तो तुम कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना बोलोगी? बस आ गया स्टॉक अकाउंट। समझ गए? तो स्टॉक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट एक ही होता है। वो जो डायरेक्ट एक्सपेंस लगते हैं वो स्टॉक की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। डन? चलो बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट और मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल कर दो। 80,000 आ रहा है, कैलकुलेट करके दो, हमको पता नहीं कितना आ रहा है, तुम लोग बोल रहे तो हम मान रहे हैं। 80,000, वेरी गुड। ये परसेंटेज वाला थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया रे? अच्छा बेसिक्स कर लेंगे। थोड़ा बहुत ये सब हम लोग स्मार्ट रहेंगे, फटाफट कर पाएंगे तभी हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ स्टॉक अकाउंट बनाने बोल रहा है, मतलब आपको सोचना वो ट्रेडिंग अकाउंट ही है, वो ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाने बोल रहा है। चल ट्रेडिंग अकाउंट याद कर तो, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है बता? 40,000। टू परचेजेस बोल 10 लाख। कुछ रिटर्न है, बोल क्या करूं? परचेज रिटर्न भी तो है, परचेज से माइनस कर दूं 980। आप क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हो, बट हम लोग का हैबिट हो गया परचेज से माइनस करने का, हम लोग ऐसे ही करते हैं। सेल्स कितना किया? 12 लाख। क्या ये सेल्स कॉस्ट प्राइस पर है कि सेलिंग प्राइस पर? मतलब इसके अंदर कुछ प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। लेस सेल्स रिटर्न हुआ 25,000। तो बता मेरा नेट सेल्स कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर? 1175। सुनना, जो सेल्स रिटर्न हुआ वो माल तो हमारे पास वापस आ गया होगा, आ गया होगा, हाँ या ना? ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें जीपी चाहिए। बोलो, सेल्स 11,75,000 दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है 25% कॉस्ट का। क्या मैं 1175 पे 25% मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं कर सकते सर, मार्जिन दिया हुआ है कॉस्ट के ऊपर, जबकि आपके पास वैल्यू है सेल्स का, तो आपको पहले उस मार्जिन को कन्वर्ट करना होगा सेल्स पर। आपने बोला 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, तो मैं जीपी कैलकुलेट कर रहा हूं 1175 इंटू 1/5। 1175 इंटू 1/5, 2,35,000। 235। तो अब बता, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बैलेंसिंग फिगर 80,000। एक बार चेक कर लेना, टैली हो रहा है ना? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 80,000। यही ट्रेडिंग अकाउंट है, इसी को स्टॉक अकाउंट भी बोलते हैं, एक ही चीज है दोनों। ये स्टॉक अकाउंट हम लोग बनाएंगे इंटर लेवल में, बहुत सारे क्वेश्चंस में बनाएंगे, भर भर के बनाएंगे। इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर आएगा ब्रांच, उसमें आपको ये बहुत काम आएगा। सुनना, मैंने 4 एसेट का एग्जाम्पल लिया, कोई भी एसेट हो, रूल यही है, जब एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जब एसेट कम होते जाएगा क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर तुम इसको स्टॉक अकाउंट भी सोचते हो, तो जब तुम स्टॉक परचेज करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, डेबिट करते जाओ, जब तुम स्टॉक सेल करोगे तो स्टॉक कम होगा, क्रेडिट करते जाओ। धन्यवाद। क्या बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग फॉर एन एसेट एंड ये 4 आपको एग्जाम्पल क्लियर है? कर पाएंगे हम लोग? अगर ये क्लियर है तो हम सेकेंड एलिमेंट में चलते हैं। हेडिंग दो सेकेंड एलिमेंट का, बोलो क्या? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज।
बोलिए लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? व्हाट आर लायबिलिटीज? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्यों आया? वाई दिस ऑब्लिगेशन कम, मतलब तुम्हारे ऊपर क्यों आया? ऐसा क्या है, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन है? एसेट एक्वायर किया, ओके। क्रेडिटर्स को पेमेंट। अब मैं ये पूछ रहा हूं ऑब्लिगेशन क्यों आया? तो तुम बोलो परचेज किया गुड्स क्रेडिट पे। तुमने बोला, सबसे मैंने पूछा लाइबिलिटी क्या होता, तो तुमने बोला सर ऑब्लिगेशंस। बिजनेस एंटिटी के कुछ ऑब्लिगेशंस है जो उनको चुकाने हैं। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा ऑब्लिगेशन क्यों आया, तो तुमने बोला सर हमने गुड्स परचेज कर रखा है क्रेडिट में, उधार ले रखा है, कोई सर्विस लिया उसका पैसा नहीं दिया, तो ये सब कारण है सर जिसके कारण हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस आते रहते हैं। पता नहीं इस ऑब्लिगेशन को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा या लंदन जाना पड़ेगा। जैसे विजय माल्या जी, ऑब्लिगेशन सारा खत्म हो गया इंडिया का, लंदन चले गए। अब उनका यहां पे माल बिक रहा है तो बोल रहे मेरा सारा माल बेच दिया, लायबिलिटी मेरी कम थी, तुम लोग सारा माल उठा के बेच दे रहा है, ये तो सही नहीं है, जितना था उतना। बोला आप भागे क्यों? यहां रहते, बैठ के बेच बेच के चुका देते। आप तो देश से बाहर चले गए, अब आपका इस देश में कुछ नहीं है। तुमको क्या लगता है वो पूरे लाइफ में अब इंडिया आ पाएंगे? अब नहीं आ पाएंगे बिल्कुल। तो जितना एसेट वैसेट जितना कुछ था, जितने शौकीन थे, वो सारा शौक खत्म। बट अभी भी शौकीन कम नहीं है। एक तो स्टैटिस्टिक्स आया था, उनका एक दिन का खर्चा 5 लाख रुपया। एक दिन का खर्चा 5 लाख रुपया। तुझे क्या करता होगा एक दिन में 5 लाख रुपया खर्च करता होगा, सोच। एक दिन का खर्चा 5 लाख मतलब महीने का 1.5 करोड़, साल का 18 करोड़ रुपया वो खर्च करता है, जो हम लोग कमा भी नहीं रहे हैं। नहीं, मेरा दोस्त कमा रहा है वो बात अलग है, मुकेश, बट हम लोग नहीं कमा रहे हैं। 18 करोड़ रुपया मतलब क्या कर रहा है? ऐसा उसको क्या ऐसा रखता है कि वो, पता नहीं। तो आपने एकदम सही बोला। अपने 3 एलिमेंट डिस्कस किए देख। सबसे पहला लाइबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब चिंता है सर हमारे माथे पर। चिंता है क्या चीज की? सर चुकाना है। क्यों चुकाना है? सर हमने पास्ट में कोई गुड्स ले रखा है, सर्विस ले रखा है, बट उस समय पैसा पेमेंट नहीं किया। और सर ये ऑब्लिगेशन तभी खत्म होगा जब हम इसका क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। बिना पेमेंट किए हम लोग ये ऑब्लिगेशन को खत्म नहीं कर सकते। तो 3 चीजें आई। एक आया ऑब्लिगेशन होना चाहिए, दूसरा आया किसी पास्ट इवेंट के कारण आया कि हमने पास्ट में कुछ कर रखा है जिसके कारण हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, और तीसरा इस ऑब्लिगेशन को चुकाने के लिए मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा या आउटफ्लो करना पड़ेगा। लाइबिलिटी को डिफाइन किया गया, मेरे साथ लिख सकते हो, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है रे? प्रेजेंट मतलब आज, अभी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अभी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है। अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट, ये ऑब्लिगेशन बोलो कहां से अराइज हुआ? एक पास्ट इवेंट से। पास्ट इवेंट का एक दूसरा नाम है ऑब्लिगेटिंग इवेंट। क्या इवेंट? ऑब्लिगेटिंग, एन इवेंट विच क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन। ये हो गए कुछ कर्मकांड, आ गया ऑब्लिगेशन। अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट एंड to settle the obligation, entity will have to make outflow of economic resources in future. Entity will have to make outflow of economic resources in future. Outflow of economic resources in future. 3 एलिमेंट है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट एंड आउटफ्लो। कोई भी ऑब्लिगेशन में ये 3 चीजें हो तो तुम उस ऑब्लिगेशन को क्या बोलोगे? लायबिलिटी बोलोगे, कि सर ये लायबिलिटी एग्जिस्ट करता है, इसको हमको चुकाना पड़ेगा। तो अगर मैं लायबिलिटी को एनालाइज करूं तो मेरे पास 3 चीजें निकल के आती है। एक आता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक आता है पास्ट इवेंट, और एक आता है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। एसेट में पढ़ रहे थे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। फ्लो टू द एंटिटी मतलब इनफ्लो आएगा, पैसा आएगा, फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। और लायबिलिटी में क्या होगा? आउटफ्लो होगा, कि अगर इस लायबिलिटी को चुकाना है, खत्म करना है, तो फ्यूचर में आउटफ्लो करना पड़ेगा।
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग ऑन करेंट डेट, जिस दिन भी देख रहे हो, वेयर एंटिटी हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव, नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू पे, नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू पे। कोई भी ऑब्लिगेशन को मैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तब बोलता हूं जब वो मेरे ऊपर आज एग्जिस्ट करता है और मेरे को पता है इस ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, मेरे को पेमेंट करना ही पड़ेगा। जब तक मैं नहीं चुकाऊंगा ये ऑब्लिगेशन खत्म होने वाला नहीं है। बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं पता है? एक्सेसिव यूज ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म तुम्हारे खून के अंदर इतना जा चुका है कि तुम कभी कभी ना ये नहीं समझ पाते हो कौन से ऑब्लिगेशन को लाइबिलिटी बोले और कौन से को लाइबिलिटी ना बोले। जैसे मैं तुमको थोड़ी देर उकसाऊंगा ना, तुम बोल दोगे लाइबिलिटी है जबकि वो लाइबिलिटी नहीं है। क्यों? हमारे अंदर कंजर्वेटिज्म भर भर के कूट कूट के भरा है। जैसे फाउंडेशन एग्जाम के बाद तुम्हारा कंजर्वेटिज्म तुमको दिखाई दिया होगा। अकाउंट्स का पेपर में सब सही भी लिखा है तो भी बाहर आके मान ले भाई प्रैक्टिकल में वो पूरा नहीं देगा, 10 मार्क वाला क्वेश्चन में 6 ही देगा। थ्योरी में तो भाई ऐसा लिखे हैं, छोड़ दे भाई 5 में 2 भी देते तो बढ़िया है, अब देख भाई पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब एक्सेसिव कंजर्वेटिव होके हम लोग ट्राई करते हैं कि 40 तक पहुंच जाए। अगर तब 40 तक पहुंच रहे तो हमको लगता है हाँ निकल जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? हम लोग बहुत ज्यादा, बहुत एक्सेसिव प्रूडेंट। एंड अकाउंट्स में एक्चुअली ना बचपन से सुना हुआ है कंजर्वेटिज्म को फॉलो करना है, कंजर्वेटिज्म को फॉलो करना है, तो वो लाइन नहीं ड्रॉ कर पाते कहां तक जाना है और कहां रुकना है। तो इसीलिए लाइबिलिटी के डेफिनेशन में बोला गया कोई भी ऑब्लिगेशन को अगर लाइबिलिटी बनना है तो सबसे पहले उसको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना पड़ेगा, आज के दिन एग्जिस्ट करना पड़ेगा। जब तक वो ऑब्लिगेशन आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करता आप उसको लाइबिलिटी बोल के मत लिखिएगा। से फॉर एग्जाम्पल मैंने सप्लायर से गुड्स परचेज कर लिया, मैं उसकी दुकान गया, माल लेके आ गया। क्या माल लेके आने से मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया कि मेरे को पैसा चुकाना पड़ेगा? हाँ, यहां पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्योंकि मैंने माल ले लिया तो मेरे को पैसा चुकाना पड़ेगा। बट मानो मैं उसकी दुकान में गया और मैंने उसको बोला भैया ये 4 आइटम चाहिए। बोला भैया अभी नहीं है, शाम तक आइए दे देंगे। हो सकता है ऐसा? अभी नहीं है, शाम तक आइए दे देंगे। तो क्या मैं अभी जाके लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लूं? क्यों रिकॉर्ड करूं अभी लाइबिलिटी? अभी तो कोई ऑब्लिगेशन ही, या तो मान ले शाम तक मेरे को दरकार ही ना पड़े, हाँ या ना, या मैं किसी दूसरी दुकान से खरीद लूं, या उसके पास माल ही ना आए। कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर हो सकता है कि मेरे को उसको चुकाना ही ना पड़े। मतलब वहां पे ऑल्टरनेटिव है कि मेरे को पे ना भी करना पड़ सकता है। इन दैट केस मुझे आज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की दरकार नहीं है। मैंने किसी सप्लायर को परचेज ऑर्डर दिया, भैया 10 लाख यूनिट खरीदेंगे 10 रुपया करके। बोला ठीक है भैया हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं, जिस दिन माल बन जाएगा बताएंगे, आप आके ले जाइएगा। तो क्या जिस समय ऑर्डर दिया उसी समय लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लूं? नहीं सर, अभी माल बनने दीजिए, बनेगा उसके बाद आप जाके उसको लेंगे। जब आप लेंगे तब आपको लाइबिलिटी लिखना होगा क्योंकि फिर आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। सर मान लीजिए वो बना लिया, आप मना कर दिए हम नहीं लेंगे, क्या लगता है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा होगा कि नहीं लेने से चलेगा, नहीं लेना ही पड़ेगा? इतना बड़ा जब ऑर्डर दिए 10 लाख यूनिट 10 रुपए का, हो सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा दिया हो कि भैया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, आपको माल लेना ही पड़ेगा। तो इन दैट केस मैं बोलूंगा लाइबिलिटी फिर तभी बन जाती है जब वो माल क्या कर लिया, प्रोड्यूस करके रेडी कर लिया, मैंने इंस्पेक्ट कर लिया कि भाई सब माल ठीक है। मान ले उसने माल प्रोड्यूस कर लिया, रेडी कर लिया, मैंने इंस्पेक्शन करा लिया, सब ठीक है। मैंने उसको बोला भाई 7 दिन बाद लेके जाऊंगा, अभी थोड़ा जगह नहीं है फैक्ट्री में। लाइबिलिटी कब आएगा? आज की 7 दिन बाद? आज ही आ जाएगा, क्योंकि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़ेगा तो वो क्या बोलता है, मेरा काम है माल रेडी करना, लेके जाना किसका काम है? आपका। मैंने अगर माल रेडी कर दिया, आपने इंस्पेक्शन कर लिया, आप अब बोल रहे हो हम नहीं लेके जा पाएंगे, तो अब इसके बाद कुछ भी होगा मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज ही लाइबिलिटी लिखना होगा, आप वेट नहीं करेंगे 7 दिन का। या फिर मान ले ऐसा था कि भैया आपको डिलीवरी अरेंज करना है। डिलीवरी अरेंज किसको करना है? मैंने उसको बोला कि भैया माल बना के रेडी रखो, मैं ट्रक भेजूंगा, माल भेज देना, ठीक है। मैं उसने माल बना के रेडी किया, मेरे को फोन किया, मैंने ट्रक भेज दिया।
उसने ट्रक में माल लोड कर दिया, रास्ते में ट्रक उलट गया, बोलिए लाइबिलिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? करता है सर। सर उसका काम था आपको गुड्स देना, अब रास्ते में क्या हुआ वो आपका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम, यानी लाइबिलिटी तो उसी समय आ गई थी जब उसने ट्रक में माल लोड कर दिया था और आपके लिए डिलीवरी के लिए भेज दिया था। अब आगे उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं तो उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आपका ऑब्लिगेशन, आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, रास्ते में माल खराब भी हो गया तो पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी तभी बोल सकते हैं जब आपके ऊपर एट प्रेजेंट कोई ऑब्लिगेशन खड़ा हो। जब तक ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता तब तक आप लाइबिलिटी नहीं बोलेंगे उसको। हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा बिटवीन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशन। अगर कोई ऑब्लिगेशन ऐसा है जो आज नहीं है फ्यूचर में आएगा, दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी। कितना भी कंजर्वेटिज्म हो जाए वो नहीं रिकॉर्ड होगा। बुक्स अकाउंट्स का रूल्स क्या बोला? यही बोला कि आपके लाइबिलिटी उसी दिन लिखना है जिस दिन आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आए, जब तक नहीं आए आप चिंता मत कीजिए। तो अगर मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है तब तो मैं लाइबिलिटी लिखूं, नहीं तो मैं लाइबिलिटी नहीं लिखूंगा। से फॉर एग्जांपल हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री का जो भी कूड़ा करकट होता है, जो भी गंदगी होता है, हम लोग क्या करते हैं, पास में एक तो बैरन लैंड पड़ा है, खाली लैंड पड़ा है, उसमें गिराते रहते हैं। कोई म्यूनिसिपैलिटी वाला लोग कुछ बोलता नहीं तो हम लोगों को भी कोई टेंशन नहीं है, कोई लॉ वगैरह नहीं है लैंड को क्लीनिंग वगैरह करने का, तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। बट क्या हुआ, हम लोगों को सुनने में आया, हो सकता है कि म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ पास करे, हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं, हो सकता है लॉ पास करे, और जिन्होंने जिन्होंने अपने फैक्ट्री के आसपास के लैंड को गंदा कर रखा है उनको अपने लैंड को साफ करवाना पड़ेगा। क्या साफ करवाना पड़ेगा? इसका मैं ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आज मानूं या ना मानूं? क्यों ना मानूं? सर अभी तक लॉ आया थोड़ी है, आने तो दीजिए उसको। मान ले लॉ आ गया, अभी तक मैंने साफ नहीं कराया, लॉ आ गया, तो सर ऑब्लिगेशन आ गया, लीगल ऑब्लिगेशन आ गया कि आपको साफ करवाना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट टू मेक दैट आउटफ्लो। नहीं करेंगे तो आपका शायद फैक्ट्री चलने ना दे। तो आपको देखना पड़ेगा ऑब्लिगेशन किस समय अराइज हो रहा है, और अगर ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तभी हम उसको लाइबिलिटी बोलते हैं, नहीं तो उसको हम लाइबिलिटी, एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन इज नेवर रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी। एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन कैसा भी हो, आप कभी भी उसको लाइबिलिटी बोल के रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने अर्बन क्लैब पे एक ऑर्डर प्लेस किया कि एसी सर्विस करवानी है, एसी सर्विस करवानी है। क्या ऑर्डर प्लेस करते ही मैं लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूं कि भैया मेरे को पैसा देना पड़ेगा? ऑर्डर प्लेस करते हैं लाइबिलिटी। मान लो उसका आदमी आया ही नहीं, आया और वो सर्विस नहीं कर पाया, हो ही सकता है ना, कई सारे केसेस हो सकते हैं। जब तक वो आदमी आ ना जाए, सर्विस प्रोवाइड ना कर दे, तब तक मेरे को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि पैसा चुकाना पड़ेगा। सर मान लीजिए आदमी आया, वो सर्विस करना चालू किया, बट उसको लगा अभी सर्विस हो नहीं सकता, रात को लेट हो गया, बोला भैया आपका टाइम लगेगा, एक काम करें हम कल सुबह आके कर देंगे सर्विस। हमने बोला ठीक है भैया कल सुबह आके कर देना। बहुत बार ऐसा होता है कि वो आया काम करने से, फॉर एग्जांपल कोई पार्ट्स लगेगा उसके पास नहीं है, तो वो बोलता है ना हम नेक्स्ट दिन आके कर देंगे, तो क्या लाइबिलिटी अभी लिख ले? नहीं सर, उसको सर्विस देने दीजिए, उसका काम है सर्विस देना। जब तक वो सर्विस नहीं देता आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। मान लो कल वो आया ही नहीं, वो खुद ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बोला नहीं जाएंगे वे, बहुत दूर है, बहुत सारा काम है, नहीं करेंगे। सब होता है, उबर बुक करने का कैंसिल होता है तो वो सामने वाला कैंसिल कर देता ना, नहीं जाएंगे। तो क्या उबर बुक करते लाइबिलिटी आ गया, पैसा दे? पहले सर्विस तो प्रोवाइड कर भाई। जब तक तू सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, मेरे को यहां से उठा के डेस्टिनेशन पे नहीं छोड़ेगा, आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे। जब तक मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन ही नहीं है, मेरे को कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है। पता प्रेजेंट ऑब्लिगेशन किसको बोलते हैं, ये बात क्लियर है? जो ऑब्लिगेशन करेंट डेट पर एग्जिस्ट करता है, जहां पर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट टू पे फॉर दैट ऑब्लिगेशन। मान ले रूल है कि जो भी कंपनी एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगी, एयरक्राफ्ट, उनको हर 5 साल में अपने एयरक्राफ्ट का एक इंस्पेक्शन करवाना होगा, और उस इंस्पेक्शन के रिजल्ट के हिसाब से ओवरहॉलिंग करवाना होगा, रिपेयर मेंटेनेंस करवाना होगा। मेरा अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, मेरा नेक्स्ट इंस्पेक्शन ड्यू है 5 साल बाद, 4 साल बाद। क्या मुझे इंस्पेक्शन के कॉस्ट का प्रोविजन बनाना चाहिए या लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब प्रोविजन या प्रोविजन लाइबिलिटी एक ही होता है। क्या मुझे 4 साल बाद जो इंस्पेक्शन करवाना है उसका लाइबिलिटी अभी से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, हाँ या ना?
मेरा क्वेश्चन है क्या ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन है? मान ले 4 साल के बीच में मैंने डिसाइड किया मैं एयरक्राफ्ट ऑपरेशन ही बंद कर दूंगा, ये एयरक्राफ्ट ही बेच दूंगा, तो क्या मेरे को इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? मतलब देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स जिसको अगर मैं ले लूं तो शायद मेरे को ये आउटफ्लो करना ही ना पड़े। अगर ऐसा केस है देन इट इज नॉट अ लायबिलिटी, फिर ये लायबिलिटी नहीं है। तो ये जो 4 साल बाद इंस्पेक्शन कराना है ये मेरे लिए अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। कौन सा ऑब्लिगेशन है? फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। अगर मैं चाहूं 4 साल में एयरक्राफ्ट बेच दूं तो मेरे को फिर ये ऑब्लिगेशन लेना ही ना पड़े। बट सोच, मान ले मैं एक रेंटेड एरिया पे काम कर रहा हूं, मान ले ये मेरा रेंटेड स्पेस है, रेंटेड जगह है। मैंने इस रेंटेड जगह पे क्या की, 5 एसी लगवा दी, ठीक है। अब एसी लगवाने के लिए क्या लगता है, दीवार विवाल तोड़ना पड़ा होगा, वो पाइप वगैरह जाएगा, दीवार तोड़ना पड़ा होगा। यहां के जो मालिक है उन्होंने बोला अविनाश तुम 2 साल तक यहां रहो, पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो एसी वेसी लगा के जा रहे हो, क्या तुम 2 साल बाद जब जाओगे तो छोड़ के जाओगे कि लेके जाओगे? लेके जाएंगे। अभी एसी 10 साल चलेगा, 2 साल में छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे, लेके जाएंगे। बोला अविनाश तुम एक काम करना, जब भी ये जगह छोड़ के जाओगे एसी के लगाने के लिए जो तुमने तोड़ा फोड़ी की है उसको वापस ठीक करवा के देना, ठीक करवा के देना। अब मेरे को बताना, क्या मैंने अगर एसी के लिए तोड़फोड़ कर दी है, तोड़फोड़ कर दी है, तो क्या मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया कि मेरे को ठीक कराना पड़ेगा? भला ही पेमेंट 2 साल बाद करना हो जब छोड़ के जाएंगे, बट ऑब्लिगेशन तो आ गया है ना, क्योंकि मैंने तोड़फोड़ कर दी। मान ले तोड़ने फोड़ने से पहले ही वो बोल देते ये करना है और मैंने बोला नहीं सर फिर हम नहीं लेंगे, फिर आप देख लीजिए दूसरा को दे दीजिए, तो क्या होता? फिर ऑब्लिगेशन है। आपने तोड़फोड़ कर दिया तो ऑब्लिगेशन आ गया, क्योंकि अब आप इसको बिना ठीक कराए जा, आप चाहे कल जाइए, परसों जाइए, 10 दिन बाद जाइए या 2 साल बाद जाइए, ये ऑब्लिगेशन तो आपको फुलफिल करके जाना ही होगा। मतलब ये जो रिस्टोरेशन का खर्चा है ना फ्यूचर का, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या ऑब्लिगेशन है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्या समझता है पता है? सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब कि आज पेमेंट करना है, नहीं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से लोन लिया है, 5 साल का लोन है, 5 साल 5 इयर्स का लोन है, चुकाना 5 साल बाद है, क्या ये आज मेरे लिए लायबिलिटी है, हाँ या ना? सर अगर लोन ले लिया, पैसा आ गया, तो सर लायबिलिटी शुरू हो गया, ऑब्लिगेशन आ गया, भले ही 5 साल बाद चुकाइए, उससे हमको मतलब। लायबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि आपने बैंक से पैसा ले लिया है। तो अगर आपने लोन ले लिया, पैसा उठा लिया, लायबिलिटी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पेमेंट चाहे 5 साल बाद करना, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम, मेरा ऑब्लिगेशन आज एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैंने बैंक से पैसे उधार ले लिए। मान लो मैं एक कंपनी हूं, कंपनी जो कैलकुलेटर्स बना के बेचती है। हम लोग जब भी कैलकुलेटर्स बेचते हैं, हम लोग अपने कस्टमर को 1 साल की वारंटी देते हैं कि 1 साल के अंदर कैलकुलेटर में कोई भी डिफेक्ट आया, आप आइएगा, हम आपको फ्री में ठीक करके देंगे, फ्री में ठीक करके देंगे। इसको तुम लोग पता है क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो इसको क्या बोलते हैं, वर्ड बोलो। वारंटी। क्या बोलते हैं? वारंटी। मोबाइल फोन वगैरह खरीदते तो वारंटी मिलता है ना, कि 1 साल में अगर कुछ भी खराब हुआ तो आप हमारे पास आ जाइएगा, हम ठीक करके देंगे, आपको कोई खर्चा करने का दरकार, ऐसा होता है वारंटी। माई क्वेश्चन टू यू इज, ये जो वारंटी है इसका ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन एंटिटी के ऊपर कब आएगा? नंबर 1 जिस दिन माल बेचा, या नंबर 2 जिस दिन खराब होगा? जिस दिन माल बेचा उसी दिन ऑब्लिगेशन आ गया। सर ऑब्लिगेशन तो तब आएगा ना जब खराब होगा, नहीं, माल बेचा ऑब्लिगेशन आ गया। कल खराब होगा तो तुम क्या अवॉइड कर पाओगे? 1 साल 6 महीने बाद खराब होगा, अवॉइड कर पाओगे? मतलब तुमने जिस दिन माल बेच दिया ना, तुमने एक ऑब्लिगेशन ले लिया कि भैया 1 साल तक कोई भी प्रॉब्लम आएगा हम सॉल्व करके देंगे। अब बेचने के बाद तुम इस बात से मुकर नहीं सकते। हाँ, बेचने से पहले अगर मान लो तुम बोलते और वो बोलता नहीं खरीदा, तुम बोलता नहीं बेच रहा, तो बात अलग है। बट जब तुमने माल बेच दिया तब तुम्हारे ऊपर अब ये ऑब्लिगेशन है कि वो कभी भी आएगा तो तुमको ठीक करके देना। आउटफ्लो भला ही 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, वो जब आए तब हो, बट ऑब्लिगेशन तो आज ही एग्जिस्ट करता है क्योंकि तुमने सामने वाले को माल बेच दिया। जैसे ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट हुआ, आपको ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ गया, आपको उस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वारंटी के केस में द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज सेलिंग द कमोडिटी। जैसे ही माल बेचा, अब मेरे को पता है भाई कल भी आएगा तो मेरे को ठीक करके देना पड़ेगा। हाँ,
इसका एक्चुअल नहीं पता कब आएगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो हम एस्टिमेट करके काम करते हैं, जिसको तुम लोग एक वर्ड बोलता है प्रोविजन। क्या बोलता है? प्रोविजन। लायबिलिटी और प्रोविजन अलग अलग नहीं है, एक ही है। प्रोविजन भी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए बनता है, लायबिलिटी भी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को बोलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, प्रोविजन के केस में टाइमिंग, अमाउंट, ये सब सर्टेन नहीं होता, ये सब थोड़ा अनसर्टेन होता है, हमको उसको एस्टिमेट करना पड़ता है। इस एग्जाम्पल का आंसर दो। मैंने इंप्लॉइज लोग को अपने यहां रखा है काम पर, ठीक है। इंप्लॉइज को रखते समय मैंने वादा किया है, तुम अगर हमारे यहां काम करोगे तो जैसे जैसे तुम्हारी सर्विस आगे बढ़ती जाएगी, फ्यूचर में जिस दिन रिटायर करोगे हम तुमको ग्रेचुइटी देंगे। सुने हो ग्रेचुइटी? जब रिटायर करते हैं तो एक लमसम पैसा मिलता है एम्प्लॉयर से, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेचुइटी। माई क्वेश्चन टू यू इज, ये ग्रेचुइटी का ऑब्लिगेशन कब आएगा? जैसे जैसे एम्प्लॉय काम करते जाएगा या जिस दिन हम पेमेंट करेंगे उस दिन? सर जैसे जैसे एम्प्लॉय काम करते जाएगा, क्योंकि आपका वादा ये था तुम मेरे यहां काम करते जाओ, फ्यूचर में तुमको हम ग्रेचुइटी देंगे। जो आज का काम है उसका आज सैलरी मिल जाएगा और कुछ पैसा हम अक्यूमुलेट करके सीधा तुमको देंगे जब तुम रिटायर करोगे। अगर ऐसा बात है तो जैसे जैसे वो सर्विस प्रोवाइड करते जा रहा है, एम्प्लॉयर के माथे में एक चिंता आ रहा है कि हमको फ्यूचर में उसको ग्रेचुइटी देना पड़ेगा। द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज, जैसे जैसे एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमको ग्रेचुइटी फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट भला ही 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वो हम एस्टिमेट करेंगे, बट हमको लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे मेरा एम्प्लॉय काम करेगा मेरे को ग्रेचुइटी का लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये हम लोगों को AS 15 सिखाएगा। तो ये समझने का बात है कि सर जैसे ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट हुआ, ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज इवेंट विच क्रिएट्स ऑब्लिगेशन, आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गया, आपको लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सबको क्लियर है? तो डिस्टिंक्शन अच्छे से रखना, व्हाट इज अ प्रेजेंट एंड व्हाट इज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन। पेमेंट कब करना है दैट डज नॉट मैटर, ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं दैट मैटर्स। लोन उठा लिया, अब चाहे पेमेंट 2 साल बाद कर, 6 साल बाद कर, 7 साल बाद कर, लायबिलिटी वो एग्जिस्ट करेगा जब तक तुम चुकाएगा नहीं। समझ गया? तो टाइमिंग ऑफ पेमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। प्रोविजन का डेफिनेशन पता है क्या है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी विच कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। लायबिलिटी है, बस इसको डिटरमाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेशन करना पड़ेगा। लायबिलिटी में 2 चीज सर्टेन होती है, एक देना है, नंबर 2 कितना देना है। प्रोविजन में ये 2 चीज सर्टेन नहीं होती, एक देना है, क्या कभी कभी हो सकता है देना ना भी पड़े। मान ले तुमने माल बेचा, तुमको लगा कि वारंटी का खर्चा करना पड़ेगा, बट 1 साल में फोन ही नहीं खराब हुआ। हो ही सकता है, सारे फोन थोड़ी खराब हो जाते हैं। हम मान लो साल भर में 1 करोड़ फोन बेचे तो 1 करोड़ थोड़ी खराब हो जाएंगे, 2 लाख खराब होंगे, 5 लाख खराब होंगे, 1 लाख खराब होंगे। तो हो सकता है कोई साल कोई भी एक भी खराब ना हो। तो ये डिपेंड करता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और आएगा तो कितने अमाउंट का आएगा वो भी हमको आज क्लियरली पता। तो जब तेरे को पता नहीं होता और तेरे को उस चीज को अकाउंट फॉर करना है तो तू क्या करेगा? एस्टिमेशंस करेगा, जजमेंट लेगा, और जजमेंट और एस्टिमेशन लेके उसका वैल्यू कैलकुलेट करके बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो प्रोविजंस आर नथिंग बट दे आर लायबिलिटीज, जिनका हम लोग सिर्फ एस्टिमेशन करके ही मेजरमेंट कर सकते हैं। विदाउट एस्टिमेशन हम उनका मेजरमेंट नहीं कर सकते। पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, बट देने का चांस ज्यादा है नहीं देने से। यानी वारंटी आएगा ये मेरे को कहीं ना कहीं पता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा चीज है, टेक्नोलॉजी ऐसा चीज है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ ही सकता है। OnePlus कितना अच्छा 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 चल रहा था, अचानक से मार्केट से गायब हो गया। वो एक तो ग्रीन लाइन, सोच कितना अच्छा चल रहा था। OnePlus तो एक लेवल पे आ गया था कि गूगल और आईफोन छोड़ के लोग OnePlus, सैमसंग छोड़ के लोग OnePlus पे आ गए थे। मेरा जैसा आदमी, मैं 2 सीरीज यूज किया हूं OnePlus का। OnePlus मैंने 6 भी यूज किया और OnePlus मैंने 11 भी यूज किया है। मेरा अभी तक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक बार ग्रीन लाइन आया, बट ऐसे नहीं, हाथ से गिर गया था, पूरा ग्रीन लाइन आया। अब क्या है, शायद वो बोला कि ग्रीन लाइन जो ऐसे आ रहा है वो सॉफ्टवेयर इशू है, अगर ऐसे ग्रीन लाइन आ रहा है तो इशू नहीं है। बट थोड़ा बहुत बात की, सर्विस सेंटर वाला बोला ठीक है कर देंगे, वो फ्री में ठीक कर दिया। तो अभी फोन एकदम चंगा भला चल रहा है। बट सोच वो एक इश्यू के कारण क्या हुआ, तो ये सोच नहीं सकते। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जिसमें कब क्या बग आए किसी को पता नहीं है।
तो हो सकता है कि कोई डिफेक्ट आ जाए और हमको खर्चा करना पड़े, हो सकता है कोई डिफेक्ट नहीं आए, बट डिफेक्ट आने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि हमने बहुत सारे मोबाइल बेचे, तो कोई ना कोई मोबाइल तो खराब होगा ही। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइटम्स, इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही, तो उसके लिए हमको पहले से तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका है, माल बेच चुके हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि ठीक करके देना पड़ेगा, तो आपको प्रोविजन बना के रखना चाहिए। एक आपने वर्ड और सुना होगा बचपन में, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है सर? या तो कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसका एस्टिमेशन नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्लिगेशन है बट हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कितना देना होगा, कब देना होगा, सब कोई एस्टिमेशन नहीं हो पा रहा है। या फिर कोई ऐसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसमें अभी प्रोबेबल नहीं है कि हमको आउटफ्लो करना ही पड़ेगा, करना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, और नहीं करने का चांस अभी ज्यादा लग रहा है, नहीं करने का चांस अभी ज्यादा लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल, मान लो मैंने इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर रखा था, मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट करा के मेरे पास पैसा आ गया, हम एंजॉय कर रहे हैं। बताइए कौन किसको बिल का पेमेंट करेगा? अभी ये करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा, हाँ या ना? ईयर एंड तक बिल अभी मैच्योर नहीं हुआ, बिल मैच्योर होगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद। मेरे को बताना, क्या मेरे माइंड में कोई चिंता एग्जिस्ट कर सकती है इस बिल को लेकर? क्या चिंता? सर अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो आपको चुकाना पड़ेगा। मैंने असेस किया इसका फाइनेंशियल कंडीशन, मैं देख रहा हूं ये सारी लायबिलिटी अपनी टाइम से चुका रहा है, इसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, चुकाने का नौबत आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सर जब ये अपना लायबिलिटी टाइम से पे कर रहा है, इसके पास पैसे हैं, तो सर आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको देना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही चुका देगा। तो अगर मेरे को लगता है ये चुका ही देगा, तो क्या अभी भी हम ओवर कंजर्वेटिव होकर लायबिलिटी रिकॉर्ड करें, प्रोविजन बनाए कि भैया देना पड़ सकता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला नहीं करना है। कंजर्वेटिव होना अच्छा है, पेसिमिस्टिक नहीं होना है। आप कंजर्वेटिव है वो अच्छी बात है, पेसिमिस्टिक मत हो, इतने नेगेटिव मत हो जाइए कि भाई क्या पता दुनिया का आज के दिन कुछ भी हो सकता है, कल ये हो ना हो, कल इसके पास पैसा, ये सब नहीं सोचना है। वो सब मोटिवेशन, वो सब डीमोटिवेशन तुम लोग का लगता है। अकाउंट्स में उतना डीमोटिवेशन नहीं चाहिए। अगर हमको लगता है मैंने सफिशिएंटली थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल कंडीशन जांचा और मेरे को लगता है हाँ ठीक है, हो जाएगा, रीजनेबल सर्टेनिटी है, पे कर देगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है, कोई आपको प्रोविजन बनाने का जरूरत नहीं है। ऐसे ऑब्लिगेशन को हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब क्या हो सकता है खराब से खराब? मान ले 2 महीने बाद ये पेमेंट ना करे, तब हमको देना पड़ सकता है, नहीं तो अभी मेरे को कोई पेमेंट करने का नौबत दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब कोई ऑब्लिगेशन ऐसा हो जहां पर तुमको लगे पेमेंट करने का चांस कम है, सर अभी भी मेरे को नहीं लगता सर करना पड़ेगा पेमेंट, वो सामने वाला चुका देगा, सर आप टेंशन मत लीजिए, या फिर मैं एस्टिमेशन नहीं कर पा रहा हूं कितना पेमेंट करना पड़ सकता है, देन इन दैट केस मैं उस लायबिलिटी को, उस प्रोविजन को, उस ऑब्लिगेशन को रिकॉर्ड नहीं करके उसका डिस्क्लोजर करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। से फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा सीए बन गया, ठीक है, सीए बनने के बाद ये बच्चा मेरे पास आया, बोला भैया हम जॉब नहीं करना चाहते। हम बोला क्या करेगा? बोला भैया बिजनेस करेंगे। बोला बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करो। बोला भाई बस एक ही प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला भैया पैसा नहीं है और पापा दे नहीं रहे। बोला क्यों? तू बेटा सीए बन गया, पापा को तेरे पे भरोसा नहीं है? बोला पापा पापा होते भैया, वो जिंदगी भरी भरोसा नहीं होगा उनको, उनके लिए मैं उनका हमेशा नालायक बेटा ही रहूंगा। बोला ठीक। बोला क्या कर सकते हैं? बोला भैया कोई बैंक लोन का जुगाड़ करवा देते तो अच्छा होता। बोला जा बैंक के पास, बोल तेरा ऐसा ऐसा धंधा है, दे देगा। बोला भैया गए थे HDFC बैंक में गए थे, भैया बहुत गाली वाली सुना के निकाल दिया। बोला क्यों, क्या हो गया ऐसा? बोला हम गए थे, लोन दे दो। बोला कितना लोन चाहिए? बोला 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, दे दो। बोला गिरवी रखने के लिए? बोला कुछ नहीं है। बोला मैं सीए हूं। बोला तो हम क्या करें? बोला हम अपना डिग्री गिरवी रख देंगे। बोला उसका हम क्या करें? बोला कोई एसेट है कि नहीं? मैंने बोला नहीं है। तो भैया धक्का मार के बाहर निकाल दिया। बोला नहीं होगा। भैया कुछ हो सकता है क्या? मैं बोला यार तेरे को HDFC वाला ऐसा बोला? यार हम उसका प्राइम कस्टमर है, चल मेरे साथ, अब ना बहुत इज्जत है उधर। तो हम गए HDFC बैंक में, हम गए तो मैनेजर बाहर आ गया। बोला सर आप कैसे आ गए सर? हमको बुला लेते, आपको आने का जरूरत पड़ा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था सर। अब क्या है, माला वाला लेके पहनाने लगा, ये टेंशन में आ गया। बोला सर रुपया मार रखे है कि रुपया दे रखे है समझ में नहीं आ रहा है। बकरे को हलाल करने से पहले भी तो सब कुछ करते हैं ना। तो
फिर वो अंदर वाला आए, अविनाश जी अंदर आइए, अंदर गए। अब अंदर गए तो वो अपना सीट छोड़ के बोला आप उस सीट पे बैठिए, हम इधर बैठेंगे। आप इधर कैसे बैठ सकते हैं, आपको तो मैनेजर की सीट पे होना चाहिए। हम बोला ठीक है बच्चा ऐसे मत करो। बोला नहीं नहीं सर आप उधर बैठिए, नहीं तो हम नहीं बैठेंगे, आप इधर बैठेंगे तो हम नीचे बैठ जाएंगे। हम बोला ठीक है ठीक है, तो हम सीट पे बैठ गए। फिर हम बोले यार क्या हुआ, लोन वोन का इसका सैंक्शन नहीं है। बोला आप तो जानते हैं सर आरबीआई का नॉर्म्स है, बिना एसेट के नहीं देना है। मैं बोला यार मैं बोल रहा हूँ ना, अपना स्टूडेंट है, पढ़ाई किया अच्छे से, सीए बना है, दे देगा पैसा, चुका देगा, कहीं नहीं जाएगा। बोला आप एक तो कागज पे साइन कर दीजिए। एक तो ना गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट लाया, अग्रीमेंट लाया। बोला इस कागज पे साइन कर दीजिए कि अगर आपको इस बच्चे पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि ये चुका देगा, आप साइन कर दो। अगर ये चुका दिया तो ठीक, नहीं चुकाया तो फिर अविनाश संचेती जी चुका देंगे, चुका देंगे। मैं बोला ठीक है यार, कहां पैसा कहां जाएगा, ठीक है चुका देगा। हम साइन करके आ गए। जब साइन करके आए, तुम बताओ मन में कोई शंका होगी या नहीं होगी? क्या चीज की शंका? अगर ये नहीं दिया तो हमको चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, ये शंका है मेरे मन में। मेरा ईयर एंड आया, बैलेंस शीट बनाने का टाइम आया। मैंने बोला यार एक गारंटी दिया हुआ है, और उस समय शंका था शायद पेमेंट करना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। मैंने इसका फाइनेंशियल कंडीशन देखा, अच्छा धंधा जमा लिया है, टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट्स भी पेमेंट कर रहा है, जो बैंक का इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करना था, और हाथ में अच्छा खासा एसेट है, पैसा है। मैं बोला यार ये चुका देगा, अपने को कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा, डरने का बात नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करूं, प्रोविजन बनाऊं या कुछ ना करूं? कुछ मत कीजिए सर, क्योंकि आज के दिन आपका आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि चुकाना पड़ेगा, आपको लगता है वो चुका देगा, तो बहुत कम चांस है कि आपको चुकाना पड़े। एक साल और गुजरा, नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट आया, वापस इसका फाइनेंशियल कंडीशन असेस किए। अब जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब घूम गया बात, नुकसान हो गया बिजनेस में। ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले गया था, सत्ता बदल गई, सत्ता बदल गई तो इसके हालात बदल गए। अब जो नई गवर्नमेंट आ रही है, नए ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं, उसका पैसा नहीं चुका रहे हैं। 6 महीने से पैसा निकला नहीं और आगे भी लगता नहीं है निकलेगा। बोलो, जो शंका थी क्या वो भय में बदल जाएगी? डर लगने लगेगा? क्या लगता है अब चांस है कि हमको पेमेंट करना पड़ सकता है? अब मैं इस चांस को असेस करूंगा, कितना चांस है। अगर मुझे लगता है 50%, 60%, 70%, 80% चांस है देना पड़ेगा, तो मुझे अब इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बस क्योंकि अभी 100% सर्टेन नहीं है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। हम लोग इसको लायबिलिटी बोलने की जगह क्या बोलते हैं? प्रोविजन बोलते हैं। तो लायबिलिटी और प्रोविजन अलग अलग नहीं है, एक ही चीज होता है। बस एक जगह 100% सर्टेनिटी है, एक जगह पे प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता, और पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा उसका भी शायद एस्टिमेशन करना पड़ रहा है, तो उनको हम लोग प्रोविजन बोलने लगते हैं। तो ये तीनों चीजें साथ साथ चलती है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस एंड लायबिलिटी। ये प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 29, जो आपको रूल्स बताता है कब प्रोविजन रिकॉर्ड करना है, कब कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलना है, कैसे डिस्क्लोजर करना है, वो सब रूल्स बताता है। उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बट लायबिलिटी में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है, ये बात क्लियर है क्या? यहां पर ना कभी भी गलती मत करना, इस पर ध्यान रखना। कोई चीज को लायबिलिटी कब बोले, कब ना बोले, क्लियर है? मैंने काफी सारे टाइप के एग्जाम्पल दिए ताकि तुम ये समझ सको, कब तुम ये जज करो कि हमारे ऊपर अब ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है और हमें लायबिलिटी लिख लेनी चाहिए। पास्ट इवेंट किसको बोलते हैं सर? पास्ट इवेंट वो इवेंट है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट, द इवेंट विच क्रिएट्स ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने माल खरीद लिया, सर्विसेज टेकन, आपने सर्विसेज ले ली, पैसा नहीं चुकाया है। लोन टेकन, लोन ले लिया आपने, लोन डिस्पर्स हो गया, सर्विस ले ली, परचेज कर लिया गुड्स, तो आपको फिर चुकाना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑब्लिगेशन ले लिया, अपने ऊपर ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया है। और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स कई तरीके से हो सकता है, चाहे पेमेंट कैश के टर्म्स में करना पड़े, चाहे पेमेंट अदर एसेट्स देकर करना पड़े इन टर्म्स ऑफ अदर एसेट्स। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स करके क्या लायबिलिटी चुकाया जा सकता है? बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स करके चुकाया जा सकता है। मेरा अगर बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास पड़ा है, बिल रिसीवेबल, तो मैं क्रेडिटर को देके लायबिलिटी चुका सकता हूं। तो एक हो गया पेमेंट इन कैश, एक हो गया पेमेंट बाय एक्सचेंज ऑफ एसेट, कोई एक्सचेंज एसेट देकर चुका दिया, या फिर पेमेंट बाय
गिविंग गुड्स और सर्विसेज, गिविंग गुड्स और सर्विसेज। से फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कस्टमर है जिसने मुझे एडवांस दे रखा था, अगर मैंने एडवांस ले रखा है तो एडवांस लेना इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में मुझे गुड्स वगैरह देना होगा, तो जिस दिन गुड्स दूंगा उस दिन वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो यहां पर कैश देकर मेरा लाइबिलिटी खत्म नहीं होगा, मेरे को गुड्स देना है, सर्विस देना है। मान लो तुमने मेरे को एडवांस में फीस दे दी एडवांस अकाउंट्स पढ़ने के लिए, एडवांस अकाउंट्स पढ़ने के लिए एडवांस में फीस दे दी, ठीक है ना। तो तुमने मेरे को अगर एडवांस में फीस दे दी है तो क्या ये मैं इनकम बोलूं या मेरी लाइबिलिटी? लाइबिलिटी, क्योंकि मेरे को अभी सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा मैं अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकता। तो आउटफ्लो कई तरीके से हो सकता है, कैश पेमेंट करना या कोई एसेट एक्सचेंज करना या फिर कोई गुड सर्विसेज देना, इस तरीके से आप अपनी लाइबिलिटीज को चुका सकते हो। या फिर कन्वर्टिंग इट इनटू इक्विटी, आप लाइबिलिटी को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी में। याद करो बचपन में कन्वर्टिबल डिबेंचर जैसा कुछ सुना था क्या? डिबेंचर इज अ लायबिलिटी, लोन है। कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल मतलब इसका फ्यूचर में पेमेंट कैसे करेंगे? बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। तो अगर इक्विटी शेयर इशू कर दे, उसको कैपिटल दे दे, तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो कई तरीके से आउटफ्लो करके आप लायबिलिटी का पेमेंट कर सकते हो, वो कई तरीके आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तीन चीजें होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन आज के दिन एग्जिस्ट करे, ये ऑब्लिगेशन क्यों आया? बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट, एंड इस ऑब्लिगेशन को खत्म करना है तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स करना पड़ेगा। जब ये तीनों चीजें आ जाए तो हम लोग बोलते हैं फिर ये ऑब्लिगेशन हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्लियर छे? पक्का? लायबिलिटी का अकाउंटिंग रूल क्या होता है? अकाउंटिंग रूल बोल। एसेट का उल्टा, इंक्रीज इन लायबिलिटी। कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट से लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, बोलिए, लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक बच्चे का डाउट है, तुम लोग आंसर करोगे। डिक्रीज इन लायबिलिटी बोलो क्या होता है? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट करे। अबे ये डाउट नहीं था, डाउट बोल रहे हैं, ये मैं अभी कंप्लीट करवा रहा था, फिर मैं बोलूंगा। भैया बोल रहा है बच्चा, भैया मान लीजिए 4 साल बाद हमको एक एसेट का रिपेयर करवाना है और उसके लिए आज से पैसा साइड करना है, तो क्या ये लायबिलिटी आज हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? आज हम इसको प्रोविजन बोल के रिकॉर्ड कर सकते हैं? 4 साल बाद रिपेयर करवाना है, सोचा, मैंने सोच रखा है कि 4 साल बाद मैं रिपेयर कराऊंगा एसेट का, मैं अभी से उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहा हूं। हो सकता है ऐसा? क्या मैं इसको लायबिलिटी बोलूं? इसको हम लोग रिजर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजर्व। फ्यूचर कंटिंजेंसी के लिए पैसा सेट असाइड करना। आज के दिन मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आज मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आज कोई लायबिलिटी, कोई प्रोविजन मैं नहीं बनाऊंगा। ये जो मैं पैसा सेट असाइड करूंगा इसको मैं रिजर्व या फंड बोल के सेट असाइड करूंगा। क्या बोल के? रिजर्व बोल के या फंड बोल के सेट असाइड करूंगा कि भैया ये पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूं, मन है 4 साल बाद रिपेयर करवाने का, तो जब 4 साल होगा तब हम रिपेयर कराएंगे। रिपेयर का लायबिलिटी कब आएगा? ऑब्लिगेशन, जब आप रिपेयर करवाओ। जब तक आप रिपेयर नहीं करवाते तब तक उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप याद करो, एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सर हमने डिबेंचर इशू कर रखा है, हाँ, डिबेंचर इशू किया तो लायबिलिटी बोल के उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया। अब सर ये डिबेंचर का पेमेंट 10 साल बाद करना है, हम अभी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेट असाइड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सेट असाइड कर रहे हैं ताकि हम स्मूथली रिडीम कर सके। तो ये जो हम पैसा सेट असाइड करते थे इसको हम क्या बोल के रिकॉर्ड करते थे? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो हम लोग सेट असाइड करते थे प्रॉफिट, दीज आर नॉट प्रोविजन और लायबिलिटी, दीज आर रिजर्व्स। लायबिलिटी मेरी अलग है डिबेंचर, अब उसके लिए अगर मैं कोई पैसा जमा कर रहा हूं तो वो रिजर्व है, वो प्रोविजन नहीं है। तो अगर कोई प्लान्ड इवेंट के लिए, कोई फ्यूचर कंटिंजेंसी के लिए पैसा आप अलग कर रहे हो, कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको हम प्रोविजन नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व्स बोलते हैं। क्लियर है? फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हम लोग प्रॉफिट सेट असाइड कर रहे हैं, क्या बोला? फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन, इसको रिजर्व बोलते हैं। आप इसको जनरल रिजर्व बोलते हो, क्या बोलते हो? जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व। फ्यूचर में बिजनेस को पैसे की दरकार पड़ेगी तब यूज करेंगे, तो ये सब रिजर्व है, ये सब कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन दी एंटिटी। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे ऊपर, वो तो हमारी सोच है, करवाना है। कल चाहे मान ले सोच चेंज हो गया, नहीं करेंगे एक्सपेंशन, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो उनको हम लोग रिजर्व बोलते हैं, उनको हम लोग प्रोविजन नहीं बोलते हैं। क्लियर है बात? तो लाइबिलिटी किसको बोलते हैं, ये बात क्लियर। लाइबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनना, एकदम सिंपल सिंपल एग्जाम्पल जो तुमको हमेशा पता रहते हैं। क्रेडिटर्स, जिनसे माल खरीद रखा है उधार में। बिल्स पेएबल, यही जो क्रेडिटर का बिल्स एक्सेप्ट कर रखा है कि भैया हम टाइम से चुका देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सर्विसेज ले रखा है अभी तक पैसा दिया नहीं है। प्री रिसीव्ड इनकम या एडवांस मनी रिसीव्ड, सर पैसा ले रखा है सर्विसेज अभी तक दिया नहीं है। लोन वगैरह अगर आपने ले रखा है तो ये सारी आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कोई एडवांसेस आपने ले रखे हैं, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने ले रखा है जो फ्यूचर में आप रिफंड करोगे, ये सारी आपके लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि इनको आपको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। क्लियर है? अभी कुछ नए एग्जाम्पल भी सीखे, जैसे वारंटी। वारंटी भी क्या है, लायबिलिटी। हाँ, हम उसको प्रोविजन बोल के रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमें उसे एस्टिमेट करना पड़ता है, एक्चुअल अमाउंट हमको पता नहीं है। ग्रेचुइटी, जो फ्यूचर में देना है एम्प्लॉइज को, वो भी क्या है, लायबिलिटी। हम प्रोविजन बोल के रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि अभी तक मेरे को सर्टेनली अमाउंट वगैरह पता नहीं है, कब देना है ये पता। हो सकता है एम्प्लॉय 5 साल बाद रिटायर करे, हो सकता है 8 साल बाद रिटायर करे, हो सकता है 15 साल बाद रिटायर करे। तो कब देना है, कितना देना है, वो सर्टेनली नहीं पता, बट ये पता है कि हमको देना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय काम करेगा तो उसको ग्रेचुइटी फ्यूचर में देना पड़ेगा, लायबिलिटी है हमारी। तो ये वारंटी, ये ग्रेचुइटी, दीज आर ऑल लायबिलिटीज बिकॉज ये आपको फ्यूचर में चुकानी पड़ेगी। वो लायबिलिटी किसको बोलते हैं, ये सारे बच्चों को क्लियर है? लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी हम लोग लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी जब कम होगी हम लोग लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। सुनना, लायबिलिटी तब इंक्रीज होगा जब आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आएगा, जब माल खरीदा, जब सर्विसेज लिया सामने वाले से, एडवांस लिया सामने वाले से, लोन लिया, तब लायबिलिटी आएगा। और लायबिलिटी कम होगा जब आप उसका पेमेंट करोगे, या कोई क्रेडिटर वेव कर दे अपनी लायबिलिटी, बोले ठीक है भैया इतना कम दो चलेगा, कोई लायबिलिटी वेव हो जाए या कोई पेमेंट करते जाए, तब हमारी लायबिलिटी क्या होते जाएगी, कम होते चली जाएगी। तो लायबिलिटी इंक्रीजेस जैसे जैसे आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आता है, जैसे जैसे आप गुड सर्विसेज लेते चले जा रहे हो, और लायबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट। अब पेमेंट कई तरीके से हो सकता है, पेमेंट जरूरी नहीं है कैश में हो, हमने बोला इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई गुड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, कोई दूसरा एसेट भी उसके अगेंस्ट एक्सचेंज कर सकते हो, कोई भी तरीका हो। अगर आपने लायबिलिटी को चुकाया है तो लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर? एग्जाम्पल लिख, एक दो एग्जाम्पल दूंगा, देखता हूं तुम कर पाते हो कि नहीं। पहला एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स। 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस 60,000। अब मैं नहीं बोल रहा हूं ये क्या है क्योंकि मैंने देख लिया, तुमको ओपनिंग बैलेंस मतलब पता है। ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस हमने किया, क्रेडिट परचेजेस 5 लाख। पेमेंट किया हमने क्रेडिटर को कैश में 3.5 लाख। उसके बिहाफ पे बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किए 50,000। बिल पेएबल कुछ डिसऑनर हो गए, चुका नहीं पाए हम, 10,000। कुछ डिस्काउंट उसने दिया टाइम टू टाइम, 12,000। कैलकुलेट या प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट, प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट बनाइए। हर्ष क्लियर है क्या रे?
बनाया क्या क्रेडिटर्स अकाउंट? अब धीरे धीरे ना तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, तुमको ना लेजर वगैरह बनाना ना एकदम ऐसा लगेगा कि एफर्टलेस हो जाएगा। मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सब में बचपन में बेकार का ही चिंता करते थे, सब तो बिना सोचे भी हो सकता है, बेसिक आइडिया से भी हो सकता है। धीरे धीरे होगा वो माइंड का ग्रोथ। आप जैसे जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाओगे, थोड़ा टेक्निकल चीज आएगा, अपने आप माइंड ग्रो करते चला जाएगा। तो जैसे अभी ये बनाना आपको एफर्टलेस लगेगा। ओपनिंग बैलेंस दिया है रे, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बाई बैलेंस बीडी, लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है 60,000। परचेजेस हुआ, परचेजेस, बोलो लायबिलिटी बढ़ जाएगा। मैंने उल्टा लिख दिया ना, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट बाई परचेजेस, लायबिलिटी बढ़ जाएगा 5 लाख। पेमेंट हुआ रे, पेमेंट कम हो जाएगा, लायबिलिटी टू कैश 3.5 लाख। मैंने क्रेडिटर का बिल एक्सेप्ट किया, बिल, लायबिलिटी कम हो जाएगा टू बिल्स पेबल 50,000। बिल डिसऑनर हो गया, पेमेंट करना था हम नहीं किए, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा वापस बाई बिल्स पेबल 10,000। क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया रे, डिस्काउंट, लायबिलिटी कम हो जाएगा सर, डिस्काउंट दे रहा है तो लायबिलिटी विल रिड्यूस टू बैलेंस सीडी। ये हो गया 570, 570, 170 माइनस 12, 158, 158। क्या हम लोग आराम से कर पा रहे हैं? लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे, लोन। अच्छा है, हाँ करोगे तो अच्छा सीखने मिलेगा कुछ, और ये हम लोग बहुत यूज करेंगे इंटर में। AS19 वगैरह आएगा, दूसरा अलग अलग जगह आएगी, हम लोग को ये यूज करना पड़ेगा। सुनना, मिस्टर ए अवेल्ड अ लोन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग टू रुपीज 60 lakhs ऑन 1st April 25। लोन लिया, क्या लोन आते ही लाइबिलिटी शुरू? द लोन वॉज पेएबल, द लोन वॉज पेएबल in 4 equal half yearly installments, four equal half yearly installments together with interest, together with interest at the rate of 12% per annum। अच्छे से बताना, इंग्लिश का हिंदी। लोन वॉज पेएबल इन 4 equal half yearly installments together with interest at the rate 12%। मतलब कैसे चुकाना है? इंस्टॉलमेंट के साथ, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक अमाउंट बताएगा, अमाउंट थोड़ा सा। वेरी गुड सर, 60 लाख को 4 भाग में बांट दीजिए, 15 15 15 15, और प्लस जो आपका इंटरेस्ट होगा हर 6 महीने का, वो आपको चुकाना पड़ेगा। तो हर 6 महीने में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, वो इंटरेस्ट प्लस 15 लाख चुकाना शुरू करोगे। मैं बोल रहा हूं प्रिपेयर लोन अकाउंट फॉर 2 years। 2 years क्यों बोल रहा हूं बताना? 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो 2 साल में चुका देंगे। प्रिपेयर लोन अकाउंट फॉर 2 years, 2 साल का लोन अकाउंट बना के दीजिए। सुनना, इंटरेस्ट भी लोन अकाउंट में दिखाएंगे, तब तो मजा आएगा। तुम बोलोगे भैया लोन लिया 60 लाख का, 15 15 15 15, इंटरेस्ट को अलग से देखेंगे, नहीं, सब कुछ यहीं पे इस लोन अकाउंट में ही इंटरेस्ट के साथ आपको बनाना है, कैसे कैसे हमको लोन चुकाना है विथ इंटरेस्ट। डन। आजा लोन अकाउंट बना, तुम ट्राई करेगा क्या पहले? चलो ट्राई करो। कुछ नहीं तो 4 इंटरेस्ट का फिगर निकाल के रखो और पेमेंट निकाल के रखो, देखे चार्ट तो इंटरेस्ट और पेमेंट कितना कितना होगा वो निकाल के दिखाओ।
ये फाउंडेशन में नहीं बनाया था, ये थोड़ा सा नया सीख रहे हो। पहले अमाउंट्स कैलकुलेट करने का सोचो, चार्ट हो इंटरेस्ट कितना कितना पेमेंट करना होगा। एक तो क्वेश्चन था। पर एनम 6 मंथ्स का 6%। हम्म, एक इंस्टॉलमेंट का 90। पहला इंस्टॉलमेंट का बता। सही बोल रहा है, सही सोच रहा है। वेरी गुड आदित्य। पहला इंस्टॉलमेंट, पहला पहला जब ड्यू हुआ 6 महीने बाद, उस समय लोन कितने का बाकी था? पूरा 60 लाख। तो पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालिए सब लोग, लिखिए इंटरेस्ट, सिखाता हूं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपने बोला सर जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट का समय आया ना, पूरा 60 लाख का लोन बाकी है अभी, तो 60 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, तो पहले इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट हो गया 360। बोल चुकाना कितना पड़ेगा? 15 प्लस 360 1860। 15 चुकाते ही अब बता लोन का वैल्यू क्या हो जाएगा? खाली लोन पे सोच, 45। तो 45 लाख प्लस 12 इंटू 12% इंटू 6/12, 270। फिर 45 से 15 और चुका देंगे, कितना बचेगा? थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कितना बचेगा? 30 लाख। 12% 6/12, बोल कितना? 180। फिर 30 से 15 और चुका देंगे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 15 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, 90,000। ये तेरा 4 इंटरेस्ट होगा जो तेरे को चुकाना होगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना का लोन आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर रेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला इंस्टॉलमेंट का जब ड्यू डेट आया, पूरा 60 लाख का लोन बाकी था, फिर तुम 15 चुका दिया, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट पर 45 लाख का लोन बाकी है, एंड सो ऑन, धीरे धीरे वो कम होते चला जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? पक्का 100%? अब देख लेजर कैसे बनेगा, एकदम सिंपल लेजर, लेजर में कुछ नहीं है, बस थोड़ा डेट्स पर ध्यान रखना, अदरवाइज लेजर इज वेरी सिंपल। बोल सबसे पहले मैंने लोन लिया, लोन लिया तो लाइबिलिटी आई बुक्स में, लाइबिलिटी आई तो क्या करूं? क्रेडिट करूं उसको। 1 अप्रैल को बाई बैंक पैसा आया मेरे पास, बोल कितना? 60 लाख। इसका पहला इंस्टॉलमेंट चुकाने का डेट बताओ, 1 अक्टूबर बोल या 30 सितंबर बोल, एक ही बात है, 30 सितंबर बोल 1 अक्टूबर बोल, मेरे लिए सेम है। सुनना, क्या ऐसे ही चुकाने चले जाएंगे कि पहले ब्याज कैलकुलेट करना होगा? ब्याज कैलकुलेट करना होगा। सुनना, अगर ब्याज का बात करूं तो ब्याज आने से मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा, ब्याज आने से मेरा लायबिलिटी इंक्रीज होगा ना, क्योंकि मेरे को वो भी चुकाना पड़ेगा। तो मैं क्रेडिट कर रहा हूं बाई इंटरेस्ट। तुम लोग बोला पहला ब्याज का अमाउंट है 360, डन।
अब मैं लोन चुकाने जा रहा हूं, पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने जा रहा हूं, लोन का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करूंगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो डेबिट करो टू बैंक। 15 प्लस 360 बोल कितना, 1860। एक बार अब कैलकुलेट कर तो लोन का बैलेंस कितना है 30 सितंबर को, 45 लैक्स। कैलकुलेट कर सही से, 45 लैक्स आएगा। 414 इसलिए बोल रहा है क्योंकि तो इंटरेस्ट नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट लिखते ही तेरा देगा 45 बचेगा। तो जब मैं 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा सेकंड इंस्टॉलमेंट का, किस पे कैलकुलेट करूंगा, 45 लैक्स पे। अब बता बाई इंटरेस्ट, वापस इंटरेस्ट ड्यू कर रहा हूं, 270 लिखू, 270। अब पेमेंट करने जा रहा हूं टू बैंक, बोल टोटल पेमेंट 17,70,000। अब ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, टू बैलेंस सीडी कितना बचेगा पता है, 30 लाख। थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए तो 30 लाख समझ में आएगा। तो 15 दो चुका दिया, अब कितना बचा, 30 बचा, और अभी तक का इंटरेस्ट भी चुका दिया, तो इंटरेस्ट भी कुछ बाकी नहीं, अभी तक का जो था वो चुका दिया। बाई बैलेंस बीडी, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग कर लिया 30 लाख। बोलो अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर को, पहले ब्याज ड्यू करना होगा कि भैया ब्याज भी देना है। ब्याज कितने का होगा, 1,80,000। चलिए हम लोग पेमेंट करने चले 30 सितंबर को टू बैंक, पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम होगा 1680। एक बार प्लस माइनस करो, देखो दिखेगा 15 लाख का लोन बचा है, अब बचा है, इसको 31 मार्च को चुकाना है बाई इंटरेस्ट 90,000, और फाइनली 31 मार्च को पेमेंट करता हूं टू बैंक 15,90,000। ये देखो लोन अकाउंट ऐसे बना सकोगे क्या। इंटरेस्ट हमने क्रेडिट क्यों किया लोन अकाउंट में, बोलो द इंटरेस्ट विल इंक्रीज द लायबिलिटी। जर्नल एंट्री बोल रहा हूं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, बचपन में आदत थी इंटरेस्ट टू बैंक, अब मैं बोल रहा हूं ड्यू करके फिर पेमेंट कर लो। तो पहले आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, फिर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट ऐड होते गया मेरी लायबिलिटी बढ़ते गई, और जैसे जैसे मैं पेमेंट करते गया मेरी लायबिलिटी कम होते गई। तो कम होते गई तो डेबिट किया, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। क्लियर है बात। क्या हम लोग ये लेजर अकाउंट्स बना पाएंगे, इसी चीज को हम लोग कैलकुलेशन बेस सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। AS 19 बोल के एक AS आएगा लीजेस, वहां पे हम पूरा एक टेबल बना के तुमको कैलकुलेशन सिखाएंगे कैसे हम लोग ये कैलकुलेशंस करते हैं। डन, क्लियर। लायबिलिटी और लायबिलिटी का बेसिक अकाउंटिंग रूल, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट, ये क्लियर रहेगा। अब सुन, कोई भी लायबिलिटी हो, बिल्स पेबल भी हो तो भी ऐसे ही सोचना है, आउटस्टैंडिंग हो तो भी ऐसे ही सोचना है, हर लायबिलिटी ऐसे ही सोचना है। डन, जाओ आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऑनलाइन कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ ये मतलब यहां रहो, बता देगा अभी।